एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 1726 टू 1750। सैम ने देखा कि वाइस उसकी छाती में भाला लिए खड़ा था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके उसकी ओर रेंगने लगा। शेष सभी अधीनस्थ वाइस की ओर कूद पड़े। दूर हवा में खड़े देयुस ने वाइस और सैम को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह भाग गया। योजना काम कर गई। सैम की ओर आखिरी बार देखते हुए उसने खुद से कहा। वह देख सकता था कि सैम हिल गया है। वह घबरा गया है। पहले तो वह ज़्यूस द्वारा सुझाई गई योजना के बारे में संदेह में था, लेकिन अब उसे लगा कि यह कुछ ऐसा है जो काम कर सकता है। ज़्यूस जो शुरू से ही खेल देख रहा था, उसने सोचा कि सैम के साथ इस तरह से पेश आना बहुत बढ़िया रहेगा। उसने देखा कि सैम अपना सारा ध्यान ब्राइस के अधीनस्थों को जीवित रखने पर लगा रहा है। उसने लगातार उन पर जोर दिया कि उनका जीवित रहना जरूरी है। इससे उसे लगा कि यह एक बढ़िया अवसर है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में इतनी सारी योजनाएं बनाता है तो एक छोटा सा व्यवधान भी उसकी मानसिकता को हिला सकता है। यही उसने सोचा था और वह बिल्कुल यही करना चाहता था। विशेष रूप से ज़्यूस का मानना था कि चूंकि सैम पहले से ही अपने पैरों के बिना एक भयानक स्थिति में है, इसलिए उसे ऐसा लगेगा कि सब कुछ उसके खिलाफ है और वह पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ रहा है। टीम के एक सदस्य को खोने का अपराध बोध भी बढ़ गया, जो निश्चित रूप से सैम की वजह से हुआ। आखिरकार यह सैम और डेज के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। अल्टर ने किसी अन्य खिलाड़ी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया होगा। उसने सैम से निपटने के लिए सारा जोखिम उठाया और बहुत कुछ चुकाया। ज़्यूस चाहता था कि सैम के दिमाग में ये सब इकट्ठा हो जाए ताकि उससे आसानी से निपटा जा सके। एक तरह से यह काम कर गया। सैम घबरा गया। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करे। उसे होश में आने में कुछ मिनट लग गए और उसने अपने साथियों को वाइस को कैंप के अंदर ले जाने दिया। तंबू के अंदर उसे एक मेज पर लिटाया गया। सैम ने अपने अधीनस्थों की ओर मुड़कर कहा, मेरे भेड़िए को लेकर दस्ते के शिविर में जाओ। उन्होंने हमसे कहा कि अगर मैं कहूं तो वे हमारी हर तरह की मदद करेंगे। इसलिए उनसे कहो कि वे शिविर में मौजूद सबसे अच्छे चिकित्सक को भेज दें। और उन्हें यह भी बताए कि मेरे पास अहंकारी चिकित्सक के लिए समय नहीं है। उन्हें बताए कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अगले कुछ दिनों तक मेरी हर बात सुने। अधीनस्थ ने बहस नहीं की। वास्तव में उसने स्वीकार करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस एक भेड़िया लिया और पूरी गति से दस्ते के शिविर की दिशा में शिविर से निकल गया। इस बीच सैम ने वाइस को मेज पर लिटा दिया। माताहतों की मदद से उसने घाव के दोनों सिरों पर भाले को नष्ट कर दिया। अब सिर्फ शाफ्ट का धातु का टुकड़ा ही अंदर बचा था। दिक्कत यह है कि यह घाव को पूरी तरह से भर नहीं रहा है, इसलिए खून किनारों से बह रहा है। सैम के पास कोई उपचार कौशल नहीं है। उसके पास बस ये बेवकूफी भरी बुनाई का कौशल था। उसने केवल इस तरह से इसमें महारत हासिल करने की कोशिश की ताकि वह हमला कर सके और बचाव कर सके, लेकिन उसने कभी भी इसे उपचार के लिए इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा। उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने वाइस के शरीर को अपनी पूरी क्षमता से स्कैन किया। भाला फेफड़ों में घुस गया और दिल के किनारे पर थोड़ा सा घाव भी कर गया। खून उसे डुबो रहा है। सैम जानता था कि उसे तुरंत इससे निपटना होगा, अन्यथा वाइस यहीं मर जाएगा। एक और समस्या यह है कि वाइस लड़ाई में खर्च की गई अपनी ऊर्जा से थक गया है, इसलिए उसका प्राकृतिक उत्थान नहीं हो रहा है। सैम ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और वह खुद को जीवित रखने का कोई उपाय सोचने लगा। उसे जो पता था उसके अनुसार दस्ते का मरहम लगाने वाला बहुत शक्तिशाली है। वह बहुत कुशल और अनुभवी है, इसलिए वह वाइस को तब तक बचा पाएगा जब तक वाइस मर नहीं जाता या उसके आने से पहले गंभीर स्थिति में नहीं पहुंच जाता। उस आदमी को यहां आने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, इसलिए उसे बस वाइस को जिंदा और अच्छी हालत में रखना होगा ताकि हीला अपना काम कर सके। और अब उसे केवल कुछ बुनाई कौशल के साथ ऐसा करने का तरीका खोजना होगा। सूची में एक बात यह है कि वह प्रकाश तत्व का उपयोग कर रहे हैं। यह उन तत्वों में से एक है जिसका उन्होंने सबसे लंबे समय तक उपयोग किया है। दूसरी बात, उन्हें धागे जैसे तत्व का उपयोग करना है और इसे इस तरह बनाना है कि यह हृदय की जीवन शक्ति को बनाए रखे। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अपना कदम उठाया। हल्की मौलिक ऊर्जा उंगलियों से तारों के रूप में बाहर फैल गई। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत पतले हल्के धागों से दिल पर निशान को सिल दिया और खून बहना बंद कर दिया। बेशक जैसे ही उसने भाले का टुकड़ा हटाया, फेफड़ों और छाती पर टाँके लगाने से पहले उन्होंने जोर जोर से रक्त पंप किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जीवन शक्ति स्थिर रहे और घाव धीरे धीरे ठीक हो जाएं। सैम जो पहले से ही थका हुआ था, उसे लगा कि वह आसानी से वाइस को ठीक कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है और यहाँ तक कि उसकी शारीरिक शक्ति भी इस हद तक कम हो गई है कि वह मुश्किल से होश में रह सकता है। वह इस समय बस यही चाहता था कि अगर संभव हो तो वह एक नर्म बिस्तर पर सो जाए, लेकिन उसे दांत पीसकर सहन करना पड़ता है। ये लंबे समय के बाद उसकी मानसिकता की असली परीक्षा थी। उसकी नाक से खून बहने लगा और वह हर पल और भी अधिक थका हुआ महसूस करने लगा। उसे नहीं पता कि वह इसे कब तक सहन कर सकता है, लेकिन उसने इसे सहन किया। उसने अपने दांत पीस लिए और पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ महसूस किया। और जब तक वह बेहोश हुआ, उसने सिर्फ एक भेड़िए की धीमी आवाज सुनी जो उनकी ओर दौड़ रहा था। सैम ने अंततः गहरी सांस ली और बेहोश हो गया। जब वह आखिरकार जागा तो लगभग भोर हो चुकी थी। वह घंटों बाहर रहा था और वाइस को छोड़कर उसके सभी साथी वहीं खड़े थे। वाइस को क्या हुआ? यह पहला प्रश्न था जो उसके मुंह से निकला। वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। आपने उसकी जीवन शक्ति को बरकरार रखने की कोशिश में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन समस्या यह है कि आपने भाले पर लगे जहर को नहीं देखा। इसके कुछ निशान फेफड़े के ऊतकों के अंदर रह गए थे। इसे पूरी तरह से निकालना बहुत मुश्किल है। ये शरीर में बहुत ज्यादा घुस गया है, इसलिए मुझे उसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन कम से कम वह जिंदा तो रहेगा, बस उसे होश में आने में समय लगेगा। चिकित्सक ने प्रश्न का उत्तर दिया। सैम ने एक बार फिर राहत की सांस ली और उसकी ओर मुड़ा। हमारी सहायता करने के लिए आने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आभारी हूँ। मैं नहीं जानता कि आपका ऋण कैसे चुकाऊं।
कृपया ऐसा मत कहो। मैंने देखा कि वहाँ कुछ अजीबोगरीब संरचनाएं हैं। ऐसा लगता है कि लड़ाई अभी भी जारी है और ऐसा लग रहा है कि तुमने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मैं कप्तान को रिपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि अब हम कुछ सैनिकों को बचा सकते हैं। इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना और यहाँ तक कि दूसरे कबीलों के कम से कम 1-2 प्रवेश द्वारों को नष्ट करना हमारी सेना के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त होगा। मुझे मालूम है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं आज ही यह काम पूरा कर लूंगा। जब मैं ये काम पूरा कर लूंगा तो आपको घाटी को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने में 1 या 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दूसरे कबीले यहाँ नहीं होंगे। मैं पूरी घाटी और उसे बेहतर बनाने की विधि दस्ते को सौंप दूंगा। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो और देख सकते हो या फिर चले जा सकते हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं सर, अभी तो बस इतना ही है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं इसे घाटी और विभिन्न कुलों के अन्य युवा मास्टर्स पर निकालने जा रहा हूँ। संयमित और उचित तरीके से ऐसा करने का मेरा धैर्य खत्म हो गया है। मरहम लगाने वाला थोड़ा उलझन में है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या कहना है। उस पल में उसे बस इतना ही एहसास हुआ कि उसे पक्का पता था कि उसे वहीं रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। क्या आपको यकीन है कि यह काम कल सुबह तक हो जाएगा? हाँ, मुझे पक्का यकीन नहीं है। ये काम कल सुबह तक हो जाएगा। घाटी हमारे कबीले की होगी और ग्रेवुल्फ दस्ता इस जगह का प्रभारी होगा। इस पर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा जानकारी दे सके तो ज्यादा भरोसा होगा। लेकिन शुक्रिया, मैं रुककर देखूंगा। किसी भी स्थिति में मैं तुरंत दस्ते के सदस्यों को सूचित करूंगा। वे कुछ आपातकालीन बैकअप भेज सकते हैं। जरूर, जो भी तुम करना चाहो। सैम बिस्तर से उठ गया और काम शुरू करने के लिए कूद पड़ा। वह कोर संरचना के केंद्र में अपने करघे पर बैठ गया और बुनाई शुरू कर दी। अधीनस्थों को समझ में नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने देखा कि पहले से मौजूद करघे पर एक ऊर्जा कंबल छा गया है और यह धीरे धीरे अलग अलग खंडों में फैलना शुरू हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पक्षी जैसे जानवरों पर सवार हो जाओ। अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरो और मैं चाहता हूं कि तुम इन झंडों को अन्य क्षेत्रों में बेतरतीब ढंग से नीचे गिराओ। आपको किसी खास पैटर्न का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे एक दूसरे से बहुत दूर न हो। उन्हें एक साथ न रखें, लेकिन दूसरे प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर कम से कम 100 की संख्या में गिराएं। कल रात हमने जो देखा था उसे आखिरी में छोड़ दें। बाकी काम पहले करें। जल्दी करें, ठीक से करें और जिंदा रहें। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने कोई संदेह नहीं जताया। किसी कारण से उन्हें लगा कि सैम किसी भी सवाल का जवाब देने या उनके किसी भी संदेह को दूर करने के मूड में नहीं है। उन्होंने उसके निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया और भाले ले लिए जो अब झंडे बन गए हैं और उनके चारों ओर कपड़ा लटका हुआ है। टीम के सदस्यों ने एक के बाद एक झंडे अन्य क्षेत्रों में गिराए और चूंकि सभी लोग कुमार के क्षेत्र में ही छिपे हुए हैं तथा पीछे आत्मरक्षा के लिए केवल कुछ ही सैनिक रह गए हैं, इसलिए काम आसान हो गया है। बेशक सभी झंडे उस तरह नहीं उतरे जैसा सैम चाहता था, लेकिन उनमें से काफी लोग उतरे। जब उसने उन्हें झंडे फेंकने के लिए कहा तो उसने गलती की संभावना को ध्यान में रखा। इस बीच उन्होंने कुछ और काम करना शुरू कर दिया। वे मुख्य संरचना के केंद्र पर बैठे और बुनाई करते रहे। नई ऊर्जा कंबल पहले गठन से बाहर निकल गई और यह समान रूप से विभिन्न दिशाओं में फैल गई। ये सैम द्वारा स्थापित अन्य ऊर्जा कंबलों और संरचनाओं से जुड़ गया और अपने क्षेत्र से बाहर सभी तरफ फैलता रहा। जल्द ही कंबल अलग अलग क्षेत्रों में लगे झंडों तक पहुंचने लगे। जब ऊर्जा धागा ध्वज स्तंभ तक पहुंचा तो ध्वज चमकने लगा, मानो वह इस ऊर्जा की उपस्थिति से प्रेरित हो, तथा कपड़े से एक छोटी संरचना बाहर निकल आई। धागे संरचना के साथ जुड़ गए और इसे आगे फैलने के लिए एक नोड के रूप में इस्तेमाल किया। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और फैलते हुए धागों तथा इन नोड्स और संरचनाओं के माध्यम से आसपास से एकत्रित ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, ताकि वह अपने आध्यात्मिक बोध के साथ धागों को और आगे तक फैला सके। यह एक ऐसा विचार है जो उनके दिमाग में अचानक आया। वास्तव में यह उन शुरुआती विचारों में से एक है जो उनके दिमाग में आया। धागे और कपड़े की प्रकृति का उपयोग करते हुए वह इसे जितना संभव हो उतना फैलाता है, और विचारों की निम्नलिखित श्रृंखला वास्तव में उसकी पहली पसंद नहीं है, भले ही वे उसके पहले विचार हों। उन्हें अपनी बनाई गई संरचनाओं को बनाने के लिए उन्हें थोड़ा कम करना पड़ा। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने पहले उल्लेख किया था कि उन्होंने पहले कभी नहीं की तरह अपना धैर्य खो दिया, उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने पहले विचारों के साथ जाने का फैसला किया और वह अभी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। सैम ने दोपहर तक अपनी आंखें नहीं खोली और उसने ऐसा केवल कुछ मिनटों के लिए किया, फिर उन्हें पुनः बंद कर लिया। बीच में उन्होंने ऊर्जा कंबलों को हल्का झटका दिया जिससे वे चमक उठे और उसी समय जो अधीनस्थ रहे थे उन्होंने घाटी के एक बड़े हिस्से को चमकते हुए देखा। यह उनके लिए मंत्रमुग्ध करने वाला था, लेकिन खतरनाक भी था। वे ऐसी किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे जिससे वे इसकी तुलना कर सके। वे इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। सैम केवल शाम तक ही रुका। वह कुछ देर के लिए अपनी व्हीलचेयर पर वापस आ गए और कोर संरचना के विभिन्न कोनों में घूमने लगे। उन्होंने संरचना के केंद्र में वापस जाने से पहले वहां कुछ झंडे लगाए। उसी समय चिकित्सक उसके पास आया। शाम हो चुकी है, क्या तुम सच में जो कहा है उसे पूरा कर पाओगे? कल सुबह तक, जहां तक मैं देख सकता हूं, तुमने तैयारी में इतना समय लगाया है, सुबह तक इसे खत्म करना मुश्किल होगा। अगर आप ठीक से समझ गए होंगे कि मैंने क्या तैयार किया है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। मेरा सुझाव है कि आप अधीनस्थों के साथ मुख्य तंबू में ही रहें। चीजें अव्यवस्थित होने वाली हैं। उसके बाद सैम ने अपने अधीनस्थों को बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस शिविर में जाओ और भालों को नीचे फेंक दो जिन पर ये स्क्रॉल लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये संदेश उन तक पहुंचा दिए जाएं, और सुनिश्चित करो कि तुम जीवित रहो। जी श्रीमान। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जिंदा रहना सर। ये सही है। यदि तुम में से कोई मर गया तो मैं तुम्हारी आत्मा को पकड़ लूंगा और जब तक मैं जीवित रहूंगा उसे पीड़ा देता रहूंगा। ये याद रखना। वह तैयारी करने के लिए वापस चला गया और अधीनस्थ पत्र पहुंचाने चले गए।
चूंकि सभी शिविर कुमार के क्षेत्र में थे, इसलिए उन्होंने स्क्रॉल के साथ भाले बेतरतीब ढंग से वहां गिरा दिए और वापस चले गए। जब खिलाड़ियों को स्क्रॉल मिले तो वे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में थे। वास्तव में इसे बहुत तनावपूर्ण स्थिति माना जा सकता है। सैम के पीछे सैनिकों को भेजने और उस प्रहार से निपटने के बाद डेस ने तुरंत बचाव की मुद्रा में छिपकर हमला किया। पता चला कि केवल शिलालेख ही नहीं थे जो दाइस को दिए गए थे, उसे एक त्रुटिहीन संरचना भी मिली थी जो सैनिकों को नोड्स के रूप में उपयोग करने के साथ काम करती है। युद्ध संरचना की तरह नहीं, बल्कि सैनिकों की जीवन शक्ति और आध्यात्मिक कोर नोड्स के रूप में। रक्षात्मक गठन दोनों पक्षों के लोगों को नष्ट कर देता है। डेस को अपने अधीनस्थों को नष्ट करने की चिंता नहीं करनी पड़ी और उसे अन्य सैनिकों को नष्ट करने की भी चिंता नहीं है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को ऐसा नहीं लगता। उनमें दयूस के विपरीत विवेक है, इसलिए वे बहुत तनावपूर्ण गतिरोध में हैं। किसी भी समय लड़ाई शुरू हो सकती है। उसी समय उन्हें सैम से स्क्रॉल प्राप्त हुआ। यह एक संदेश है, मैंने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ धैर्य रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन बेवकूफी भरे खेलों की शुरुआत से ही मुझे गलत हाथ मिला है और मैं ज्यादातर समय इसके साथ ठीक रहा हूँ, क्योंकि इसका असर सिर्फ मुझ पर ही पड़ा। लेकिन अब ज़्यूस और हेल ने एक सीमा पार कर ली है, इसलिए मुझे इसका एक उदाहरण बनाने की जरूरत है। जाहिर है, मैं इस समय सीधे तौर पर उन देवताओं के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं बस कुछ ऐसे कदम उठा सकता हूं जिससे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सबक मिल सके। और जो देवता आपको प्रायोजित कर रहे हैं वही एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। इस समय से इस प्रतियोगिता का दौर समाप्त मान लें। पत्र पढ़ने के कुछ ही मिनट बाद मैं अपना कदम उठाने वाला हूं। घाटी में बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे यहाँ रहना आपके और आपके सैनिकों के लिए नरक बन जाएगा। मैं तुम्हें शिष्टाचार के नाते चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी सेना लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कुछ ही समय में मैं किसी की जान की गारंटी नहीं दे सकता। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आपने दायूस के साथ किस तरह का सौदा किया है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसके बारे में कुछ करें। मैं चाहता हूं कि दायूस और उसके सैनिक घाटी के अंदर फंस जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसे आसानी से भागने का मौका दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और फैसला लेंगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखें कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो ये पूछ रहा हूं। पत्र वहीं खत्म हो गया। खिलाड़ियों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उनमें से कुछ एक साथ आ गए। अर्किव, अखिल, कुमार और नोआ। तो आप लोग इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप लोग सोचते हैं कि सैम ने अंततः अपना आपा खो दिया है? हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये जोखिम उठाने जा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पीछे हट जाऊंगा। अखिल सबसे पहले निर्णय लेता है, उसके बाद अर्किव। वे दोनों चले गए। दूसरी ओर नूह और कुमार सोच रहे थे कि सैम के साथ क्या हुआ होगा, और चूंकि सैम ने इस छोटी सी मदद के बारे में बताया था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने का बीड़ा उठाने का फैसला किया। इसलिए वे डेस से मिलने गए, जो वास्तव में उनसे मिलने के लिए बेताब था। डोना बिना कुछ सोचे समझे वहां से चला गया, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटा। वह अपने पिछले बेस कैंप में वापस गया और बाहर निकलते समय उसने झंडे देखे। उसने सोचा कि वापस आते समय उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह वापस शिविर में गया और सैम की हरकतों को देखते ही सुरंग में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। दायूस, नोआ और कुमार मिले। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि सैम ने मुझे जाने न देने के बारे में कुछ कहा था, लेकिन हमने इस दौर में एक सौदा किया है। भले ही आप मेरे साथ मिलकर काम न कर सके, लेकिन कम से कम आप मुझे इसके लिए तैयार तो कर सकते हैं। मैं हमला नहीं करूंगा, तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। बस मुझे जाने दो। डेस, तुमने सैम को इतना नाराज करने के लिए क्या किया? नूह ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। दायूस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन वह ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसने धोखा दिया है। और क्या हो सकता है? वो तो बस एक हारने वाला व्यक्ति है। कुमार और नोआ हंस पड़े। चलो दायूस, हम किससे मजाक कर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि वह हारने वाला व्यक्ति तुमसे कहीं बेहतर है जितना कि तुम जीतते हो। बस हमें बताओ कि तुमने वास्तव में क्या किया, अन्यथा तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं सैम को नाराज करने की बजाय तुम्हें नाराज करना पसंद करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब राज खोल दो। बताने को कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कमीना क्यों नाराज है। ठीक है, अब मेरे रास्ते से हट जा। नूह और कुमार दोनों ही भौचक्के के रह गए। दियोस की इस प्रतिक्रिया ने उन्हें और भी आश्वस्त कर दिया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। वे और अधिक जानकारी चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दाइस कुछ भी बताने वाला नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बातचीत को आगे बढ़ाए बिना चुपचाप चले गए। कुमार और नूह अपने शिविरों में वापस चले गए और अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जब वे यहाँ आए थे तो वे जिस पशु गाड़ी का इस्तेमाल करते थे उसके बजाय वे सभी पैदल ही जा रहे हैं। जहाँ तक पशु गाड़ियों की बात है तो उन्हें उन जानवरों के साथ छोड़ दिया गया है जो उन्हें खींच रहे थे। ऐसा करने के पीछे एक कारण है और दायूस को इसका कारण तब पता चला जब उसे खबर मिली कि वे पीछे हट रहे हैं। वह बहुत खुश था और भागना चाहता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सभी परित्यक्त जानवर उसके शिविर से बाहर निकल गए हैं। और ऐसा सिर्फ नूह और कुमार ने ही नहीं किया, बल्कि अर्किव ने भी यही किया। और वह एक कदम आगे बढ़कर कुछ जाल भी छोड़ गया, कुछ जाल जो धनुष और तीरों के एक समूह से बने हैं। सभी का लक्ष्य दायूस का शिविर और उसके पीछे हटने का मार्ग है। खिलाड़ियों के अपने अधीनस्थों के साथ चले जाने के बाद उन्होंने सभी ने एक जानवर का उपयोग करके सैम को संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि वे चले गए हैं और वह जो चाहे कर सकता है। और जब सैम को डोनस से आखिरी पत्र मिला तो उसने अपनी चाल चली। वह गठन के केंद्र में बैठ गया, जमीन पर, और उसने टेपेस्ट्री की सुइयां पकड़ ली। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात सुन सकते हैं हेल, इसलिए ध्यान से सुनिए। इस चुनौती की शुरुआत से अब तक आपने मुझे जो भी परेशान किया है उससे मैं तंग आ चुका हूं और मैं इसके खिलाफ एक बयान देना चाहता हूं। बेशक आप मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, चाहे मैंने कितनी भी बार आपको परेशान किया हो,
तो अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वह इस बात की एक झलक है कि मैं और क्या कर सकता हूँ और भविष्य में क्या करूंगा। और मेरी कुछ मांगे हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद भी माने, अगर आप नहीं चाहते कि मैं वह करूँ जो मैं कर सकता हूँ। अपनी आंखें खुली रखो। जैसे ही उसने बात की, आध्यात्मिक ऊर्जा उसके आसपास के वातावरण में बवंडर की तरह गरजने लगी। उसकी आंखें आध्यात्मिक ऊर्जा से चमकने लगी। ऊर्जा फैल गई और कंबलों और संरचनाओं से जुड़ गई। कंबल दिखाई देने लगे। ऊर्जा तेजी से फैल गई क्योंकि सभी कंबल और संरचनाएं चमक उठी। अगर कोई आकाश से संरचना को देखता है तो उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। कंबल और संरचनाएं इतनी चमकदार हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के बीच में कोई आधुनिक लेजर शो चल रहा हो। पूरी घाटी को कंबलों, धागों और उनसे जुड़ी संरचनाओं से चमकने में 4 मिनट लगे। दयूस और उसके अधीनस्थ सभी फंस गए हैं। इससे पहले कि वे अपने गठन को भंग कर पाते, सभी जानवरों ने उन पर चारों तरफ से बमबारी की। इससे पहले कि वे उन्हें रोक पाते और पीछे हटने के लिए भाग पाते, वे जाल की चपेट में आ गए। उनकी वापसी धीमी हो गई और जब उन्होंने अपने चारों ओर के पूरे जंगल को सभी केंद्रित ऊर्जा तंतुओं से चमकते हुए देखा जो उन्हें अलग अलग कोनों से घेरे हुए थे, तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। विशेष रूप से दायूस। बाकी लोग नहीं जानते कि सैम कौन है और अगर वह वाकई नाराज हो जाए तो क्या कर सकता है, लेकिन वह जानता है। उसने तबाही अराजकता देखी है जो वह तब पैदा कर सकता है जब वह पागल हो जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सैम इतना बड़ा कदम उठाएगा। उसे बस यही लगा कि सैम पहले से ही मुश्किल में है क्योंकि उसके पास पहले वाले से कोई बैज नहीं है और दूसरे चैलेंज में भी उसे बहुत असफलता मिली थी। वो ये नहीं जानता कि सैम दयूस जैसा नहीं है। वह दयूस जैसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ हो चुका है। सैम ने एक बार फिर गहरी सांस ली और जब उसने सांस छोड़ी तो उसके मुंह से धुएं की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झोंका निकला। यहाँ कुछ भी नहीं। सैम ने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। टेपेस्ट्री की सुइयां कई ऊर्जा धागों से जुड़ी हुई हैं। जंगल में कंबलों पर फैले धागे आपस में जुड़ने लगे। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग मौलिक ऊर्जाएं होती हैं और पहली प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से उसके आसपास के क्षेत्रों में होती हैं। अग्नि तत्व ऊर्जा वाला क्षेत्र, वह स्थान जहां सैम ने नूह के अधीनस्थों से निपटा था, प्रतिक्रिया करने वाला पहला स्थान है। इलाके की सारी वनस्पतियां, यहां तक कि घास का एक एक पत्ता भी जलने लगा। चाहे वे सूखी हो या जीवन से भरपूर, वनस्पति का हर एक टुकड़ा जलने लगा। पूरा इलाका आग की तरह नारंगी रंग की रोशनी से जगमगा उठा। आग इतनी भयंकर और भयंकर थी कि वनस्पति 2 सेकंड भी नहीं टिक पाए और सब कुछ राख में बदल गया। देखते ही देखते सतह पर मौजूद चट्टानें पिघलने लगीं और जमीन पर पड़ी बजरी भी पिघलने लगी। पूरा क्षेत्र लावा के तालाब में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि गर्मी सीधे ही शुद्धिकरण से आ रही थी। क्षेत्र में मौजूद हर तत्व ऊर्जा, चाहे वह लकड़ी, मिट्टी, पानी या हवा हो, अग्नि तत्व ऊर्जा में बदल गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक तटस्थ आध्यात्मिक ऊर्जा भी अग्नि तत्व ऊर्जा में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह स्थान आग के क्षेत्र में बदल गया हो। इसके बाद बिजली क्षेत्र, जहां सैम ने दायूस के अधीनस्थों की पिटाई की। वनस्पति, चट्टानें और अन्य सभी चीजें बिखर गईं। आध्यात्मिक ऊर्जा जो हर एक चीज के कणों को बांधे हुए थी, नीली बिजली में बदल गई। ऐसा ही कुछ एक दूसरे इलाके में भी हुआ। हवा की तात्विक ऊर्जा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब बस कण ही कण हैं जो बवंडर की तरह इधर उधर उड़ रहे हैं। धूल का तूफान मौत का साया लग रहा था। जैसे जैसे एक के बाद एक क्षेत्र अराजकता और मौत के क्षेत्रों में तब्दील होते गए, दायूस और उसके अधीनस्थों को महसूस होने लगा कि उनका विनाश उनके करीब आ रहा है। पूरा घना अंधेरा जंगल और उसमें रहने वाले जानवर, सब कुछ खत्म हो गए। मौत ने जब उन्हें निगल लिया तो शक्तिशाली जानवरों की चीखें सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि उनके शव भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। वे मांस और हड्डियों के कणों में बदल गए और सैम द्वारा बनाई गई बाकी अराजकता के साथ गायब हो गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मौत ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने एक तरफ से बिजली आती देखी, दूसरी तरफ से रेत का तूफान, सुनामी के रूप में आग जैसा लावा। द्योस ने ये सब देखा और खुद को शक्तिहीन महसूस किया। अपने चरम अवस्था में एक एस्ट्रल प्लेन साधक अपने भले के एक झटके से एक शहर को गायब कर सकता है। वह एक दिन में एक ग्रह को नष्ट कर सकता है अगर वह ऐसा करना चाहता है। बिना किसी प्रतिबंध के उसकी उपस्थिति मात्र से नश्वर लोगों की एक पूरी पीढ़ी अपंग हो जाएगी। लेकिन उस दिन उसे एक छोटे बच्चे जैसा महसूस हुआ। ईश्वर की सजा के सामने एक शक्तिहीन, नश्वर बच्चा जो उस पर एक निर्णय के रूप में डाला गया था। वह सैम से कई बार भिड़ चुका है। उसने कुछ बेतरतीब चालें चलने की कोशिश की। उसके पास हर समय बहुत सारी छोटी मोटी चालें थीं। उसने सैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने सैम को मारने की कोशिश की। उसे सैम से जलन होने लगी। वह हमेशा यही मानता था कि सैम उससे बेहतर नहीं है। उसे लगता था कि वह बस एक कदम पीछे है और अगर उसे एक उचित अवसर और थोड़ी किस्मत मिले तो वह आसानी से उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन उस दिन जब बिजली का तूफान उस पर आया तो उसने महसूस किया कि उसका दिल और दिमाग उस पर चीख रहा था। उस दिन की नीली बिजली सैम के चेहरे में बदल गई। इस दौरान उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह जीवित है क्योंकि सैम उसे मारने में असमर्थ था। उसे लगा कि वह जीवित और स्वस्थ है क्योंकि वह सैम का प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन है जिसे सैम आसानी से नहीं हरा सकता। लेकिन उस दिन, उस समय, उस पल, उसे एक बात समझ में आई। अब तक वह सैम की दया पर जी रहा था। वह सैम के अधीन है। उसका जीवन और मृत्यु उसके नियंत्रण में नहीं है। जिस तरह ज़्यूस का उसके जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण था, सैम का भी वैसा ही नियंत्रण था। सैम का इस समय तक डेस के जीवन और मृत्यु पर पूरा नियंत्रण था। और शायद सैम के बारे में सिर्फ एक विचार ने ही उसकी जान ले ली होगी। ये सोचना कि सैम ने इस दौरान ये सोचना भी जरूरी नहीं समझा, उसे बस यह एहसास दिलाता है कि सैम के लिए उसकी जिंदगी कितनी दयनीय और छोटी थी। उसे अपना पूरा अस्तित्व बहुत छोटा, बहुत नगण्य महसूस हो रहा था। सैम घाटी के भीतर ऊर्जा के हर कण को महसूस कर सकता था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रत्येक कण को चारों ओर उड़ते हुए तथा प्रत्येक जीवित प्राणी को अपने साथ ले जाते हुए महसूस कर सकता था। उसने महसूस किया कि दयूस के अधीनस्थों में से एक के बाद एक सदस्य और यहाँ तक कि दयूस को आश्रय देने वाला शरीर भी नष्ट किया जा रहा था।
उनके शरीर या जीवन का एक भी निशान नहीं बचा था। कुछ ही मिनटों में सब कुछ आपस में टकराने लगा। सभी जोन अपनी सीमाओं से बाहर फैलने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे। संघर्षों ने घाटी को विकृत कर दिया। जो तत्व ऊर्जाएं संगत हैं, उन्होंने एक नए प्रकार की आपदा पैदा की और जो तत्व ऊर्जाएं संगत नहीं हैं, उन्होंने एक अलग तरह की आपदा पैदा की। लेकिन एक बात पक्की है, घाटी में सब कुछ, इसका हर इंच बदल गया है। अराजक तूफान ने इस स्थान को किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अनुपयुक्त बना दिया और इन सबके अलावा क्षेत्र का केवल एक टुकड़ा, वह टुकड़ा जो सैम का आधार था, ये एकमात्र ऐसा था जहां कोई वनस्पति बची थी। ग्रे वुल्फ स्क्वाड के हीलर ने ये देखा और कांपने लगा। वह अपने ही पसीने में भीगते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसने सैम की पीठ की ओर देखा और उसे लगा कि वह मौत के रूप को देख रहा है। दूर से भी वह सैम द्वारा बनाए गए तात्विक ऊर्जा तूफानों की शक्ति को महसूस कर सकता था। और उसकी नजर में ये सैम नहीं बल्कि ब्राइस है जिसने ये सब किया है। ब्राइस को वह जानता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कबीले ने बार बार अन्याय किया है। कबीले के बुजुर्ग हमेशा ब्राइस के प्रतिद्वंद्वियों का पक्ष लेते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास अच्छा समर्थन नहीं था। अब वह डर गया क्योंकि उसने देखा कि ब्राइस ने उन लोगों के साथ क्या किया जो युद्ध में उसके पास आए थे, तो वह उस कबीले के साथ क्या कर सकता था जो बार बार उसके साथ अन्याय करता रहा है। उसे लगा कि ब्राइस ने अंततः अपना संयम खो दिया है। सैम ने बेसिक कैंप के बाहर रहने के लिए तूफान को नियंत्रित किया और अपनी आंखें खोली। उसने टेपेस्ट्री की सुइयों को जमीन में गाड़ दिया और ब्राइस के अधीनस्थों और ग्रेहाउंड सदस्यों को देखा। मैं एक विशेष विधि लिखूंगा, कुछ संरचना ब्लूप्रिंट, शिलालेखों और सरणियों का एक सेट जो आपको इस घाटी में तूफानों को स्थिर करने में मदद करेगा। आप मानचित्र और निर्देशों का पालन कर सकते हैं। घाटी में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन इसे खरपतवारों और बेकार वनस्पतियों ने सोख लिया था। अब इसे साफ कर दिया गया है। एक बार जब आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे तो घाटी और उसके क्षेत्र उसी मौलिक ऊर्जा से पुनर्जीवित हो जाएंगे जिससे वह तूफान पीड़ित है। पूरी घाटी एक ऐसी जगह होगी जहां कई तत्व एक साथ संतुलित होंगे। आप यहां सभी प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां उगा सकते हैं। आप यहां के तटस्थ क्षेत्र का उपयोग जानवरों के लिए खेत के रूप में भी कर सकते हैं। खास तौर पर वे जानवर जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है, वे इन तटस्थ फसलों और जड़ी बूटियों पर बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। वे कबीले के लिए एक महान शक्ति प्रदान करेंगे। वैसे भी तुम्हें मुझसे सारे निर्देश मिल जाएंगे। तुम्हें अब घाटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या आप लोग मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? मुझे कुछ काम निपटाने हैं। सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे वहां से चले गए। उन्होंने एक सेकंड का भी इंतजार नहीं किया। दरअसल वे वहां से जाने के लिए उत्सुक थे और उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज थी ब्राइस का डर। वे नहीं जानते थे कि क्या वह क्रोधित हो जाएंगे और विनाश का कुछ हिस्सा उनकी ओर मोड़ देंगे। जब वे चले गए, सैम अपनी व्हीलचेयर पर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मुझे पता है कि तुम हील को देख रही हो। तुमने जो देखा वह तो हिमशैल का सिरा है। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। पूरी घाटी मेरी है और अवधि अभी आधी रह गई है। आपके पास जो भी बैज हैं वे सभी मुझे दिए जाने चाहिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और इससे पहले कि आप इस दौर को बंद करें और मुझे वापस नरक में भेज दें, मेरी कुछ मांगे हैं और उनमें से पहली यह है कि आप यहाँ नीचे आएं। किसी भी रूप या रूप में मेरे सामने आए ताकि हम बातचीत कर सकें। मैं अपनी बाकी मांगे बाद में आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भी यही काम करूंगा। शेष राउंड में भी वही व्यवहार दोहराऊंगा। मैं पूरी प्रतियोगिता को बर्बाद कर दूंगा, किसी भी अन्य खिलाड़ी को उचित मौका नहीं दूंगा। पूरी चीज बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बचे हुए देवताओं को यह तय करना चाहिए कि क्या वे अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार होने देना चाहते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार न हो, इसका एकमात्र तरीका यह है कि हेल आकर मुझसे मिले। आप निर्णय करें। प्रतियोगिता के इस दौर के अंत तक आपके पास समय है। सैम ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। वह बस अपनी सामान्य आवाज में बोला, लेकिन उसे यकीन है कि देवता उसकी हर बात सुन रहे हैं और वह इससे ज्यादा सही नहीं हो सकता। ठीक उसी समय हेल स्क्रीन पर देख रही थी। उसने सैम के चेहरे को देखा, या यूं कहें कि ब्राइस के चेहरे को। उसे लगा कि वह चेहरा सैम के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सैम जैसे व्यक्ति के लिए यह बहुत हीन और अनुपयुक्त लग रहा था। वह इससे ज्यादा सही नहीं हो सकती थी। और सैम द्वारा कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी और उसमें मौजूद सभी लोगों को नष्ट करने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। उसकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई। वह अनजाने में ही घूम भरने लगी। वह इतने लंबे समय से अमर है। वह एक देवता है जिसने नरक के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक पर शासन किया है। वह इतनी मजबूत और शक्तिशाली है कि उसे याद ही नहीं है कि आखिरी बार उसने कब इस तरह पसीना बहाया था। लेकिन सैम, जो उसकी ताकत के स्तर को पाने से कई दशक या सदियों दूर है, उसे डराता है। किसी कारण से वह खुद को छोटा महसूस करती है। उसने अपना सिर हिलाया और सदमे से बाहर आई। वह जानती थी कि अगर उसने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो सैम जो भी कहेगा वह वैसा ही करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना अनुरोध स्वीकार कर सके, उसे एक बैठक आयोजित करनी होगी। एकमात्र बात यह है कि वह बहुत धीमी है। अन्य देवता पहले से ही उक्त बैठक आयोजित करने के लिए अपने रास्ते पर हैं। वास्तव में वे सभी हेल को संदेश भेजने से पहले एकत्र हुए थे कि वे उनसे मिलने आए। वह अपने स्थान से गायब हो गई। कुछ ही दूरी पर हेल एक गोल मेज पर एक सीट पर दिखाई दिया। हर कोई एकदम चुप है, यहाँ तक कि वे देवता भी खेल में शामिल हुए जो अपने खिलाड़ियों की मौत के कारण बाहर हो गए। वे सभी इस स्थिति को खुशी से देख रहे हैं। बेशक वे गैम्बलर की तरह उतने ढीठ नहीं है। वह एक बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा है और बार बार स्क्रीन को देख रहा है। उन्होंने विभिन्न कोनों से घाटी को नष्ट कर रहे तात्विक ऊर्जा तूफानों को देखा। सोचिए, उसने ये सब बुनाई से किया है। हेल, मुझे चाहिए कि तुम उसके लिए चीजों को और अधिक कठिन बनाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह किस तरह की अजीब चीजें निकालेगा। वह सबसे पहले बोलने वाला था और ये उसके पहले शब्द थे। कमरे में बाकी लोग चुप हो गए, विशेष रूप से जिन लोगों के खिलाड़ी अभी भी खेल में थे और उनमें से ज़्यूस का चेहरा सबसे खराब था।
क्योंकि वही है जिसने सभी देवताओं को ये बात बताई, और वह इतना भोला नहीं है कि यह मान ले कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि उन्हें पता है कि वास्तव में क्या हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वे बिना कोई शोर मचाए इसे रोक रहे हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि वे पुलों को पूरी तरह से न जला दें। आप लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? हेल ने गैम्बलर की व्यंग्यात्मक टिप्पणी का जवाब दिए बिना पूछा। आपको उनसे मिलना ही होगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, हालांकि मैं ये काम बहुत पहले ही कर चुका होता। सन वुकोंग ने शराब से भरा एक लौकी गटकते हुए कहा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे अन्य खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल कायम होगी? इंद्र ने विरोध करने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अपने खिलाड़ी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। खेल में उसका कोई खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वह पूरे खेल को गड़बड़ाने के लिए तैयार है। वह किनारे से शो का आनंद लेने के लिए तैयार है। जुआरी ने कुछ नहीं कहा, वह बस उस अप्राकृतिक मुस्कान के साथ उस दृश्य को दोहराता रहा। तुम क्या सोचते हो जुआरी? हेल ने उससे पूछा। मुझे ज्यादा परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे पूछकर ही सब कुछ कर रहे हो। ये हमेशा तुम्हारी पसंद होती है, इसलिए इस बार फिर से अपनी पसंद करो। जाओ और उससे मिलो। तुमने उसके खिलाफ पहले ही बहुत सारे कदम उठा लिए हैं, कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो। कार्तिकेय ने भी बैठक से बाहर जाने से पहले समर्थन किया। वह अब इस उपद्रव को जारी नहीं रखना चाहता था। हेल समझ गई कि बाकी देवताओं के लिए यह निर्णय ज्यादा मायने नहीं रखेगा, इसलिए उसने अपना कदम उठाया। उसने अगले ही दिन सैम से मिलने का फैसला किया। आपने मेरी अपेक्षा से अधिक तेजी से कार्य किया, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह हेल की छोटी सी आकृति को देख रहा था। वह वर्तमान में अपने तंबू के अंदर है। यह उसके द्वारा किए गए विनाश के बाद की अगली सुबह है। वह आराम करने के लिए अकेला रह गया था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहली चीज जिसने उसका स्वागत किया वह हेल की छोटी सी मिडराती हुई आकृति थी जो एक खेल चरित्र की तरह लग रही थी। तुम्हारे पास वाकई मेरी सोच से कहीं ज्यादा हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन देवताओं को धमकी देने की जो तुम्हें जब चाहे मार सकते हैं? क्या तुम सच में अपने आप को इतना ऊंचा समझते हो? तुम यहाँ हो, है ना? वैसे भी मुझे लगता है कि मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि देवताओं के रूप में तुम्हारी स्थिति मेरे लिए कितनी कम मायने रखती है जब मैंने तुम्हें बेरिल के रूप में यातना दी थी। क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है? हेल ने सैम की तरफ देखते हुए निराशा में अपने दांत पीस लिए। उसके पास इसके लिए कोई उचित जवाब नहीं था। वह जानती थी कि सैम शायद अस्तित्व में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इतने सारे देवताओं के संपर्क में आया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा, या तो उनका स्नेह और रुचि या फिर उनका क्रोध। विरासत के महलों में सैम से मिलने वाले सभी देवता या तो उससे प्यार करते हैं या उससे नफरत करते हैं। अधिकांशतः बीच में कोई विकल्प नहीं होता। मुझे बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। मैं जाने से पहले ब्राइस के लिए एक संदेश और कुछ जानकारी छोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे संभव बनाओ। क्या यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि देश को उसकी मौलिक तकनीकें कैसे मिली। ये कैसे संभव है? यदि नियमों का कोई महत्व नहीं है तो मेरे लिए इतने सारे नियमों और प्रतिबंधों से क्यों परेशान होना जबकि उस कमीने को सभी सुविधाएं मिलती हैं? मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या तुम सचमुच मुझसे सीधे सवाल पूछने के लिए इतने निर्लज हो? हेल ने गंभीर स्वर में पूछा। सैम ने उसे गंभीरता से लेने की जहमत भी नहीं उठाई। वह स्पष्ट रूप से आगे पीछे जाने के मूड में नहीं है। वह बस ये संदेश देना चाहता था कि वह अब और बकवास बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है कि परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं। वास्तव में मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये किसी व्यक्ति को मिलने वाली सबसे बड़ी तारीफों में से एक है। आखिरकार आप जैसे देवता जो लोगों और प्रजातियों पर शासन कर रहे हैं, उन्हें मुझसे निपटने के लिए इस तरह के गुप्त तरीके के बारे में सोचना होगा। मैं अपनी योग्यता का इससे बेहतर सबूत नहीं मान सकता, लेकिन मेरी सहनशीलता केवल तब तक बनी रहती है जब तक कि वे परिस्थितियां सिर्फ मुझ पर असर नहीं डालती। उनका असर मेरे आसपास के लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाए तो चीजें ऐसे ही चलेंगी। मैं पूरी टेबल पलट दूंगा और किसी भी खिलाड़ी के पास भाग लेने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। देवताओं को ये संदेश दो और कहो कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचें। इसके अलावा एक और बात है, अगर यह खुद को दोहराता है तो मैं प्रतिस्पर्धा के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करूंगा। आप लोगों को अपने अनुयायियों से विश्वास की आवश्यकता है और मैं इसे 10 संगठन का मिशन बनाऊंगा कि सभी देवताओं के अधीन हर एक संगठन को नष्ट कर दिया जाए। मैं सभी कुलों और संप्रदायों का कत्लेआम करूंगा, चाहे वे युवा हो या बुरे, चाहे वे निर्दोष हो या दोषी। मैं उनमें से हर एक को मौत के कंबल से ढंक दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि उन्हें ये यातना उन देवताओं के कारण दी जा रही है जिनकी वे पीढ़ियों से पूजा करते आए हैं। हेल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आश्चर्य से सैम को देखा। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान को इस तरह धमकी देकर बच निकल सकते हो? सैम को अपने पूरे शरीर पर दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। हेल की नजर से मिलते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। मुझे आजमाओ। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि तुम जुआरी की सहमति के बिना मुझे नहीं मार सकते। और अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं उसे मैं पूरा नहीं कर सकता तो आपको बेहतर तरीके से जानना चाहिए। आपने उस पूरी प्रक्रिया को देखा है जिससे मैं वर्षों से गुजर रहा हूं। मैंने विकास के लिए जो प्रयास किए और अब ये क्या बन गया है। क्या आप ये जोखिम उठाना चाहते हैं कि मैं आपके संगठन को नष्ट नहीं करूंगा? हेल ने दबाव और भी बढ़ा दिया, लेकिन उसने उसे और आगे धकेलने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखों में एक नजर डालते ही उसे पता चल गया कि सैम सच बोल रहा है। वह कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। वह ठीक वैसा ही करेगा जैसा उसने कहा था। वह उन दिनों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी जब सैम हर चीज में धैर्य रखता था। वह निश्चित रूप से एक परेशानी का कारण रहा होगा, लेकिन वह हमेशा उन लोगों को चोट पहुंचाने से दूर रहता था जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कभी किसी पर केवल द्वेष के कारण आक्रमण नहीं किया। पहली बार उन्होंने कहा कि वे देवताओं के अधीन हर संगठन को नष्ट कर देंगे और वह स्पष्ट रूप से देख सकती हैं कि वे सच बोल रहे हैं।
वह सिर्फ अपना काम करवाने के लिए धमकी नहीं दे रहा है, उसका पूरा इरादा हत्या करने का है। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि क्या उन्होंने उसे इस तरह से इतना ज्यादा धकेलकर सही काम किया है। उसे लगा कि ज़ीउस को पिछले कुछ राउंड में किए गए हर चुनाव पर पछतावा होने वाला है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और खेल पर मेरा ज्यादा नियंत्रण नहीं है। मैं चर्चा के आधार पर राउंड लगाता हूँ। मेरा खिलाड़ी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। अगर आप वाकई किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो आप उस भगवान पर गुस्सा निकाल सकते हैं जिसने आपके साथ खिलवाड़ किया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि किसने क्या किया। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। आप देवता सोचते होंगे कि आप नश्वर भावनाओं से ऊपर हैं, लेकिन आप उन्हें सबसे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। खूनी पाखंडी जो भी हो। और कुछ है क्या? कुछ नहीं। फिर भी मुझे संदेश दे दो। आप ऐसा कर सकते हैं। आप इस शरीर में अपनी आत्मा का एक निशान छोड़ सकते हैं। आपके चले जाने के बाद ब्राइस आपकी जिम्मेदारी संभाल लेगा, इसलिए वह उस आत्मा के टुकड़े को देख सकता है और सीधे यादें प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। कृपया मेरा संदेश बाकी देवताओं तक पहुंचाएं। उन्हें सावधान रहना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। सैम को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही हेल गायब हो गई। सैम को इस व्यवहार से कोई खास परेशानी नहीं हुई। वह जानता है कि यह महिला बाकी देवताओं के साथ साथ लंबे समय तक नाराज रहेगी, और यही वह चाहता भी है। वह देखना चाहता है कि क्या इन देवताओं में बुद्धि आएगी और वे उसे अकेला छोड़ देंगे या फिर वे इतनी मूर्खता करेंगे कि उसे फिर से उकसाएंगे। उसने अपनी आंखें बंद की और उन विचारों और सूचनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो वह ब्राइस के लिए छोड़ना चाहता था। किसी कारणवश प्रतियोगिता समाप्त घोषित नहीं की गई, जबकि इस समय पूरी घटी मूलतः उनकी अपनी है, लेकिन उन्हें इस दौर की अवधि के अंत तक वहीं रहना पड़ा। हालांकि इससे उसे और फायदा ही हुआ, क्योंकि वह ब्राइस के लिए अधिक जानकारी के साथ एक लंबा संदेश छोड़ सकता है। 7वें दिन के अंत तक सैम ने ब्राइस के लिए सभी संकलित जानकारी के साथ एक अंतिम संदेश छोड़ा, इससे पहले कि उसे हेल द्वारा वापस नरक ले जाया जाता। जब ब्राइस अपने शरीर में वापस आया तो उसे यादों की एक श्रृंखला के साथ साथ कई जटिल और अपरिचित जानकारियां भी मिली। वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था और उसे और भी स्पष्ट तस्वीर दिखाने के लिए सैम का संदेश अंततः उसके दिमाग में आ गया। हेलो ब्राइस, मैं सैम हूँ, वह व्यक्ति जो पिछले 7 दिनों से उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था। आप अपने पैरों और अपनी वफादार टीम के अधिकांश सदस्यों को खोने के कारण बहुत कुछ झेल चुके हैं, और इस मामले में घसीटे जाना जो आपसे पूरी तरह से असंबंधित है, कम से कम अनुचित तो यही कहा जा सकता है। एक गेम की वजह से कुछ बेवकूफ लोग खेल रहे हैं और आपके अधीनस्थ लगभग मर गए। मैं आंशिक रूप से जिम्मेदार हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ उसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। आप अपने कबीले के लिए बहुत अच्छे हैं। आप एक सक्षम और जिम्मेदार युवक हैं जो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए सम्मान और आदर रखते हैं। लेकिन आपका कबीला इसका बदला नहीं चुकाता, चाहे आप उनके लिए कितना भी त्याग करें। यहाँ तक कि आपके अंग भी चले गए और आपको तुरंत त्याग दिया गया। अब जब उन्होंने देखा कि मैंने तुम्हारे शरीर में क्या किया है जो उन्हें लगता है कि तुमने खुद किया है, तो वे फिर से तुम्हारी इच्छा करेंगे। तुम्हारे कबीले के सदस्य इतने चंचल हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना कबीला छोड़ दें। अपनी सारी ताकतें इस घाटी में ले जाएं। मैंने घाटी में मौजूद तात्विक तूफानों को नियंत्रित करने का एक तरीका छोड़ा है। आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके तूफानों को नियंत्रित कर सकते हैं और सभी 7 कुलों से एक प्राकृतिक रक्षात्मक अवरोध की व्यवस्था कर सकते हैं। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। खुद को और अपनी ताकत को मजबूत बनाओ। मेरे पास जो भी जानकारी बची है उसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने में करो, और एक दिन डस्क संगठन नामक एक संगठन इस क्षेत्र में आएगा। यही वह तरीका है जिससे तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। हम हाथ मिला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे संदेश को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मैंने आपको छोड़ा है उसे ले सकते हैं और अपने कबीले की मदद कर सकते हैं। लेकिन यह निर्णय लेने से पहले सोचो, क्या तुम्हारा वंश सचमुच इसके लायक है? ब्राइस ने सैम द्वारा छोड़ी गई सारी जानकारी की जांच की। इसमें तकनीकें, संरचनाओं से संबंधित ज्ञान, बुनाई के साथ सैम द्वारा उजागर किए गए सभी शोध और तरकीबें, हथियार ब्लूप्रिंट, संरचना ब्लूप्रिंट, शिलालेख तकनीक, पशुपालन तकनीक, खेती की तकनीकें हैं। सैम ने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन एक चीज जिसने ब्राइस का ध्यान खींचा वह था विशेष कृत्रिम अंग का खाका जिसे सैम ने पीछे छोड़ दिया था। कृत्रिम पैर खास तौर पर ब्राइस के शरीर के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। सैम ने इसे डिजाइन किया और युवक को ये पैर पहनाए ताकि वह पहले की तरह चल सके और काम कर सके। ब्राइस को राहत महसूस हुई और वह अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं सका। वह नहीं जानता था कि बिना पैरों के कैसे जीना है। उसने अपनी युद्ध तकनीकों और युद्ध कौशल में इतना निवेश कर दिया था कि वह बिना पैरों के जीवन नहीं जी सकता था। लेकिन जब उसने अपने मन में चल रहे दृश्यों को देखा, सैम ने उसके लिए जो दृश्य छोड़े थे उनसे उसे फिर से उम्मीद की किरण दिखी। इससे पहले कि वह निराशा में डूब पाता, वह सैम द्वारा उसके लिए बनाई गई उम्मीद में फंस चुका था। उसने अपने अधीनस्थों को बुलाया। वे थोड़े हैरान थे। उन्हें अब और कल के ब्राइस में हल्का सा अंतर दिख रहा था। राजधानी वापस जाओ और अपने परिवार और प्रियजनों को अपने साथ ले आओ। वे सभी लोग जिनके भरोसे तुम अपना जीवन छोड़ सकते हो, उन्हें यहाँ ले आओ। अब से यह घाटी हमारा घर है। युवा मास्टर, अगर उन्होंने यहाँ जीत भी हासिल कर ली तो भी आपको पद नहीं मिलेगा। दूसरे लोग निश्चित रूप से श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। वे आपको घाटी पर नियंत्रण नहीं करने देंगे। घाटी पर निर्णय लेना उनका काम नहीं है। यह मेरी है, ये हमारी है। हम तय करते हैं कि यहाँ कौन रहेगा और मैं तय करता हूँ कि हम यहाँ रहें। अधीनस्थों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने उसके आदेश का पालन किया जैसा उसने कहा था। इस बीच सैम वापस नरक में चला गया। वह अपनी मंजिल पर वापस गया और एक बार फिर जीवों से लड़ने लगा। वह भ्रष्टाचार से लड़ने और उसे आकर्षित करने की पुरानी दिनचर्या में वापस चले गए।
देवताओं के पास वापस आकर हेल अपने राज्य में आराम कर रही है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह सैम की मांगों से सहमत हो गई है। वह एक देवी है, वह नर्क को नियंत्रित करती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, उसे उस पर इस तरह का नियंत्रण होना चाहिए। वह जानती थी कि ऐसा करने के लिए लाखों कारण हैं, लेकिन उसे लगा कि वे सभी बहाने हैं। किसी भी तरह से एक नश्वर को भगवान को धमकी देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन सैम ने ऐसा किया और सफल रहा। उसने उन विचारों को मन से निकाल दिया और निर्णय लिया कि वह प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगी। वह निश्चित रूप से अगली बार सैम को कोई लाभ देकर स्थिति को बराबर नहीं करेगी, लेकिन वह उसका जीवन कठिन भी नहीं बनाएगी। सैम के साहस से अन्य देवता भी आश्चर्यचकित थे। बेशक जो देवता उसे पसंद करते थे वे क्रोधित होने के बजाय अधिक उत्सुक और प्रभावित थे। लेकिन उस दिन हर देवता को एक चेतावनी मिली कि सैम को बहुत अधिक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर गैम्बलर वहां नहीं होता तो उनमें से ज्यादातर लोग सीधे सैम को मारने का विकल्प चुनते। इससे उनकी जिंदगी और खेल पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन गैम्बलर की उपस्थिति मात्र से ही उनके मन से इसे अनुचित बनाने का विचार दूर हो गया। सैम को यह पता नहीं था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। वह अपने अतीत से निकले जीवों का शिकार करने में कई दिन बिताता था, और जैसे जैसे दिन बीतते गए अगली प्रतियोगिता का समय भी आ गया। आखिरी में सैम ने हर एक मैच जीता। उसने घाटी में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया, उसने पूरी घाटी पर कब्जा किया, उसने अकेले ही सभी को हरा दिया और उसने तय समय से बहुत पहले ही टास्क पूरा कर लिया। उन्होंने कई छुपी हुई आवश्यकताओं को पूरा किया और जीत के लिए 2 सामान्य बैच के अतिरिक्त छुपी हुई उपलब्धियों के लिए 4 बैच भी जीत लिए। न केवल उन्होंने इस कार्य को ऐसे पूरा किया जैसे कि यह कोई बड़ी बात ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने पहले राउंड में जो घटा हुआ था उसे भी पूरा किया। जहां तक अन्य खिलाड़ियों की बात है, वे बहुत पीछे रह गए थे। वे इस तथ्य पर मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक पाए। इसलिए हर कोई तीसरे दौर का इंतजार कर रहा है। इसमें सैम भी शामिल था। हो सकता है कि वह अब उनसे पीछे न रह जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अंतर कम होने देना चाहता है। समय बीतने के साथ वह अंतर बढ़ाता रहेगा। वह इस राउंड को इतने शानदार तरीके से जीतेगा कि उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भी उनके दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए वो तैयार रहे। इस समय सैम खंभे के सामने बैठा है और बार बार अपने शरीर को परिष्कृत कर रहा है। कुछ मिनटों के बाद उसने ऊर्जा को खंभे में जाने दिया और आराम किया। उसका शरीर पुनर्जीवित महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान अपने आध्यात्मिक केंद्र पर केंद्रित कर दिया। उसके कांच जैसे आध्यात्मिक केंद्र के बीच में सभी तत्वों के बीच ऊर्जा का एक नया रूप है। यह उसके पास मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के पूरे भंडार की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन ऊर्जा का ये छोटा सा अंश समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है। यह दैवी ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा की पहली किरण जिसे सैम ने महसूस किया। बेशक वह इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा की एक सीमा होती है और उसके शरीर द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली और सहन की जा सकने वाली शारीरिक शक्ति की भी एक सीमा होती है। और इस प्रक्रिया के बीच में वह सीमा को छूने में कामयाब हो गया। उन्होंने अभी अभी टावर की 7वीं मंजिल का काम पूरा किया है, जो उनके टावर के विशाल आकार की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें उन्हें काफी समय लगा। दरअसल इस प्रक्रिया में सैम को समय का एहसास ही नहीं हुआ। उसे नहीं पता कि वास्तव में कितना समय बीत चुका है, लेकिन उसे यकीन है कि 3 से 4 महीने से ज्यादा समय हो गया होगा। उसे ठीक से नहीं पता कि यह कब तक चलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने इसकी परवाह करना बंद कर दिया। इस प्रक्रिया में वह दैवी ऊर्जा की पहली किरण प्राप्त करने में सफल रहा और उसने अपने शरीर को भ्रष्टाचार ऊर्जा से परिष्कृत करने के साथ साथ उसे भी परिष्कृत करना जारी रखा। यह दिन प्रतिदिन शुद्ध होता गया। जैसे ही वह इस दिव्य ऊर्जा का अन्वेषण कर रहा था, उसने महसूस किया कि परिचित चूषण बल उसे अपनी ओर खींच रहा है। वह उसी परिचित स्थान पर प्रकट हुआ, वह खाली स्थान जहां हेल हमेशा प्रतियोगिता के बारे में बताता था। खिलाड़ियों ने सैम को देखा जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसका ऊपरी शरीर नंगा था, वह शांत दिख रहा था और बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। अन्य खिलाड़ी उससे बात करना चाहते थे। वे अभी भी पिछले राउंड में सैम द्वारा बनाए गए दुष्स्वप्न को नहीं भूल पाए थे, लेकिन हेल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। नमस्ते खिलाड़ियों, अब तीसरे राउंड का समय है और पिछली बार से आप में से एक ने थोड़ा बेकाबू व्यवहार किया है। ऐसा लगता है कि आप खिलाड़ी अपनी जगह भूल रहे हैं। आप नश्वर प्राणी हैं जिन्हें हमने खेलने के लिए चुना है। आप सिर्फ खिलौने हैं और आपको हमें चुनौती देने और मान करने का कोई अभिमान या अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप में से एक ने वह रेखा पार कर ली, तो अब आप सभी को भुगतना पड़ेगा। चूंकि खेल के अनुचित होने की शिकायतें मिली हैं, मैं आप सभी को उचित दंड दूंगा। इस बार प्रतियोगिता बहुत सरल है। आप सभी को अलग अलग अखाड़ों में फेंक दिया जाएगा। आप वहां ग्लैडिएटर होंगे। प्रत्येक अखाड़े में 1 दर्जन से ज्यादा दिव्य विमान साधक होंगे जो देवता बनने की कगार पर हैं। हम उन्हें अर्ध देवता कहते हैं। ये देवता बहुत शक्तिशाली हैं। अगर वे चाहें तो आपको एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन मेरी दयालुता के कारण मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बजाय वे अपने वफादार सैनिकों को आपके साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। आपका काम एक के बाद एक लड़ाई लड़ना है, चाहे वे जो भी क्रम तय करें। एकमात्र बात यह है कि आपके दूसरे दुश्मन की कठिनाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी पहली लड़ाई में कितने अच्छे हैं। डिफॉल्ट रूप से अगली लड़ाई की कठिनाई 10% बढ़ जाएगी, लेकिन अतिरिक्त कठिनाई इस आधार पर जोड़ी जाएगी कि आपने अपनी पिछली लड़ाई में कैसा प्रदर्शन किया था। उदाहरण के लिए, यदि आप पहली लड़ाई में लगभग सुरक्षित हैं और 98% अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हैं, तो अगली लड़ाई, जो कि सामान्यतः अधिक कठिन होती है, उसकी कठिनाई 9.8% बढ़ जाएगी। इसलिए अगली लड़ाई की कठिनाई 19.8% अतिरिक्त निर्धारित की जाएगी। यदि आप किसी लड़ाई में बिना किसी चोट के बच निकलते हैं, तो आपकी अगली लड़ाई की कठिनाई 20% बढ़ जाएगी। आप तब तक लड़ेंगे जब तक आप और नहीं लड़ सकते, और मुश्किलें इसी तरह बढ़ती रहेंगी। बेशक सबसे अधिक जीत हासिल करने वाला व्यक्ति ही विजेता होगा और इस बार आप में से केवल एक को ही बैज मिलेगा और वह भी केवल एक ही बैज।
देवतागण ये सब देख रहे होंगे और अपने अधीनस्थों की व्यवस्था भी कर रहे होंगे। वे आपसे बात कर सकेंगे और आप पर दांव लगा सकेंगे, लेकिन वे सीधे तौर पर आपके साथ कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनकी नज़र में आप एक गुलाम, एक तलवारबाज के अलावा कुछ नहीं है जो उनके मनोरंजन के लिए लड़ रहा है। एक खिलौना, इसलिए उस व्यवहार की अपेक्षा करें जिसका एक खिलौना हकदार है। सैम ने हेल को ठंडी निगाहों से देखा। लगता है तुमने अपना सबक नहीं सीखा है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने महसूस किया कि उस पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे नहीं झुकाई। वह बस वहीं खड़ा रहा, पीछे हटने को तैयार नहीं था। आज तुम अपना सबक सीखोगे। ताकत और महानता का वह क्षण जो तुम्हारे पास पहले था। तुम्हें तुरंत सजा नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारे जीवन पर हमारा कितना नियंत्रण है। यदि हम चाहें तो आप उस महानता का आनंद ले सकते हैं, या हम उसे शुरू में ही नष्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार आपको यातना दे सकते हैं। तो अब तुम एक गुलाम और एक खिलौने की तरह कष्ट भोगने जा रहे हो। उसके हाथ की एक लहर के साथ सैम उस स्थान से गायब हो गया। वह एक खाली कॉलिजियम में फिर से प्रकट हुआ। सभी स्टैंड भरे हुए हैं। वे सभी कुछ बेहद शानदार वस्त्र पहने हुए थे और वे सभी चुप थे। उनके पहनावे को देखकर सैम को अंदाजा हो गया कि वे किस गुट से हैं। उन्होंने कुछ ऐसा पहना हुआ है जो प्राचीन ग्रीक पोशाक जैसा लग रहा है। वे ओलंपस से हैं। जहां तक उनकी आभा का सवाल है, सैम को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह उनसे किसी भी तरह की ऊर्जा महसूस नहीं कर सका, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं है कि यह मान ले कि वे कमजोर हैं। सभी ओलंपियन देवता सैम को आंकने लगे। कोलोसियम में बिल्कुल भी शोर नहीं था। उन सभी के चेहरे पर अहंकार के भाव थे, जैसे कि वे बोलने के योग्य नहीं है। वे सैम को ऐसे देखते रहे जैसे वह कोई वस्तु हो। इस बीच सैम को उन पर लगने वाले प्रतिबंधों के बारे में जानकारी मिल गई। वह किसी भी मौलिक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। ये दौर पूरी तरह से शुद्ध युद्ध के बारे में है। वह तलवार, कर्मचारी, भाला, धनुष और तीर आदि जैसे अपने ठंडे हथियारों का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह किसी भी दूरी वाले ऊर्जा हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, जैसे उसकी ऊर्जा गोलियां, ऊर्जा विस्फोट। वह अपनी शून्य शैली, तरंग शैली और प्रतिकर्ष शैली का उपयोग नहीं कर सकता। वह हथियार, हैंडगन, स्नाइपर राइफल आदि का उपयोग नहीं कर सकता। वह अपने ग्रेनेड, विशेष संरचना डिस्क, ऊर्जा तरल, ऊर्जा कैप्सूल और कई अन्य चीजों का उपयोग नहीं कर सकता है। वह तो एक क्रूर व्यक्ति है जिसके पास लड़ने के लिए हथियार है। लेकिन सैम चिंतित नहीं है। वास्तव में वह इस व्यवस्था से बहुत खुश है। अभी एकमात्र समस्या यह है कि वह आधा नग्न है। उसका ऊपरी शरीर नंगा है। जब वह अभी अपने शरीर को निखार रहा था, तब उसने अपना पंख वाला कोट नहीं पहना था। वह ऐसे ही आ गया। यद्यपि वह लड़ते समय बहुत सावधान और सतर्क रहता है, फिर भी उसका इस तरह उजागर होना अच्छा नहीं है। वह चाहेंगे कि उन्हें सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था मिले, लेकिन वह वास्तव में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। वह बस देवताओं की ओर देख रहा था, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वे उस पर अपना पहला प्रतियोगी फेंकेंगे। लंबे समय के बाद वह अपनी पूरी शक्ति महसूस कर रहा है। तात्विक ऊर्जा प्रतिबंध को छोड़कर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भंडारपूर्ण है और उसकी शारीरिक स्थिति सबसे अच्छी है। शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अंततः मुक्त हो सकता है। इस बीच दृश्य देख रहे देवताओं में से सबसे आगे खड़ा देवता सैम की ओर देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ छाती पर बांध रखे थे। उसके चेहरे पर तिरस्कार और पूर्ण शत्रुता का भाव है। उसे सैम पसंद नहीं था और यह समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता था कि वह सैम को कितना नापसंद करता है। उसकी नजर में थोड़ी घृणा भी झलकती है। सैम ने शीघ्र ही उसकी नजरों से नजरें मिलाई और प्रसन्नचित दिखाई दिया। वह इस आदमी को जानता भी नहीं था और वह पहले से ही सैम से नफरत करने लगा है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी केवल एक ही संभावना है और वह यह है कि उसे सैम से नफरत करने के लिए कहा गया था। यहाँ उपस्थित ओलंपस के सभी देवताओं के लिए मैं हमारे नए खिलौने के साथ एक छोटा सा खेल प्रस्तावित करता हूँ। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? उसने अपना मुंह खोला और सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। सैम ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। वह जानता था कि वही वह नया खिलौना है जिसका जिक्र किया जा रहा था। वह देखना चाहता था कि दूसरे पक्ष ने क्या योजना बनाई है, और उसे ये सुनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार यह नया खिलौना अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता है और आज हमें उसकी योग्यता को उसकी सीमाओं तक परखने का अवसर मिला है। हम मानक नियमों के अनुसार खेलते हैं। हम अपने अधीनस्थों को लॉटरी के आधार पर एक क्रम में भेजेंगे, और जो भी अधीनस्थ इस खिलौने को बनाएगा, घुटने टेकेगा और अपनी हीनता स्वीकार करेगा, उसे सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव कराएगा, उसे मेरी व्यक्तिगत शस्त्रागार से उसकी पसंद का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। युवा मास्टर फ्लॉस, आप ऐसे ही वादे नहीं कर सकते। क्या आपको यकीन है कि बाद में आपको इसका पछतावा नहीं होगा? आपके निजी शस्त्रागार में मौजूद वस्तुओं का मूल्य कोई मजाक नहीं है। इसे खोने के बाद आप एक सहस्राब्दी तक इसके लिए रो सकते हैं। इस बार मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसे ओलंपस के अपने साथी देवताओं के लिए एक उपहार के रूप में सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि हर कोई उस हथियार को पाने का तरीका खोज रहा है, लेकिन मैं आप में से हर एक को एक नहीं दे सकता, इसलिए यह मेरी थोड़ी सी भरपाई करने का तरीका है। आप जो भी कहें, बस अपनी बात से पीछे न हटें। विपरीत पंक्ति में बैठे देवताओं में से एक बोला। उसने नीला वस्त्र पहना हुआ था और वह अपनी भलाई के लिए बहुत उत्सुक दिख रहा था। सिर्फ इसलिए कि आप अपने अधीनस्थ को भेजने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये सब जीत लेंगे। बहुत उत्सुक मत बनो, एक अन्य अर्धदेव ने उत्तर दिया। सैम ने उस आदमी की तरफ देखा जो बहुत उत्सुक था और मुस्कुराया। उनकी बातचीत सुनकर वह कुछ नहीं बोला और बस वहीं आराम से खड़ा रहा। जल्द ही जैसे ही उसका पहला प्रतिद्वंद्वी आया, दरवाजा खुल गया और सैम निराश नहीं हुआ। पहली लड़ाई एल्रिक द स्टोन जायंट 300 जीत और 20 हार के साथ बनाम सैम 0 जीत और 0 हार। अखाड़े में एक रोबोट जैसी स्त्री जैसी आवाज गूंजी। सैम मुस्कुराया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वह एक विशालकाय है, सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि नस्ल में भी।
सैम ने ज़ीउस की विरासत के महल में एक विशालकाय देखा और यह पिछले वाले से भी बड़ा है। यह आदमी सैम से कम 5 गुना बड़ा है और जिस हथौड़े को उसने चलाया उसका आकार लगभग मोटरसाइकिल के बराबर था। सैम ने उसकी ओर देखा और प्रसन्न हुए बिना न रह सका। वह उसके सामने बहुत छोटा है। तुम ही वह कीड़ा हो जिसे मुझे कुचलना है। चलो इसे दर्द रहित बनाते हैं। विशालकाय बोला और अपना कवच पहना। हालांकि यह इतना विशाल और भारी है, फिर भी ये तेज है। यह विशालकाय प्राणी भले ही उतना तेज न हो, लेकिन ये सैम द्वारा इतने विशाल प्राणी से की गई अपेक्षा से कहीं अधिक है। हथौड़े के जोर ने सैम पर इतना दबाव डाला कि उसे अपनी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा था। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कि वह किसी भारी बोझ को झेल रहा हो, बस उस झटके से। बम धमाका जमीन पर हुआ। सैम और जायंट धूल के बादल से ढक गए। हालांकि 1 सेकंड के भीतर ही यह साफ हो गया और हर कोई उनके सामने जो कुछ था उसे देखकर हैरान था। सैम वहां ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने हथौड़े के वार को अपने नंगे हाथों से रोक लिया और उस बल को बेअसर करने के लिए उसने जरा भी झुकना नहीं चाहा। विशाल को ऐसा लगा जैसे उसने किसी अचल और अविनाशी चीज पर वार किया हो। उसकी भुजाएं कांप रही थीं और वह अपने पूरे शरीर में प्रतिक्रिया के कंपन को महसूस कर सकता था। वह इसे अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में महसूस कर सकता था और यह एहसास उसके लिए बहुत जाना पहचाना है। उसने पहले भी कहीं ऐसा महसूस किया था और तब से वह घटना उसके बुरे सपनों का कारण बनी हुई है। उसने अपने विचारों को एक साथ समेटा और एक और वार करने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। जैसे ही हथौड़ा ऊपर गया, सैम उसके साथ कूद पड़ा। उसने हथौड़े की छड़ पकड़ ली और उसके चारों ओर शानदार ढंग से घूम गया। उसने ऊपर जा रहे हथौड़े के सिर पर पैर रखा और सीधे विशालकाय के सिर की ओर कूद गया। वह हवा में घूम गया और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पैर पर इकट्ठी हो गई, जो हुक किक के साथ सीधे विशालकाय के सिर पर जा गिरी। विशाल को लगा कि उसके सिर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उसे लगा कि उसका मस्तिष्क बुरी तरह हिल रहा है। आसपास का वातावरण घूम गया। उसकी आंख, नाक, मुंह और यहां तक कि कान से भी खून बहने लगा। उसने अपनी सारी मोटर क्रियाएं खो दी और बड़े हथौड़े को संतुलित नहीं कर सका। वह जोर से पीठ के बल गिरा जबकि सैम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सब कुछ एक पल में ही घटित हो गया। सभी देवता आश्चर्यचकित होकर सैम की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस दानव के शरीर से जीवन रिस रहा है। जायंट का फाइटिंग रिकॉर्ड साफ तौर पर दर्शाता है कि वह एक मजबूत फाइटर है। वह निश्चित रूप से एक महान योद्धा है, लेकिन एक ही लड़ाई में उसका हार जाना, वह भी तब जब उसके शरीर पर किसी बाहरी चोट का निशान भी नहीं बचा हो, यह ऐसी चीज है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। सैम ने थोड़ा सा खिंचाव महसूस किया, जैसे कि उसने एक ही किक में सबसे मूल्यवान लड़ाकों में से एक को नहीं मारा हो। सभी देवतागण सैम को भौचक्के होकर देखने लगे। ये पहली बार था जब उन्होंने सैम में कोई वास्तविक रुचि दिखाई। आखिरकार उनके अपने शब्दों में वह उनके लिए एक खिलौना मात्र है। वह एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें उसके रूप या कौशल की ज्यादा परवाह नहीं थी। यहां तक कि सामने खड़े देवता ने जो इनाम देने का वादा किया था, उससे भी उनका ध्यान इस व्यक्ति पर कम गया। लेकिन अब वे उसे और अधिक नजरअंदाज नहीं कर सकते। सैम ने अपनी स्ट्रेचिंग खत्म की और बोला, मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में आपको जानकारी किसने दी। आपके दृष्टिकोण से आपने जो कुछ भी सुना है उस पर शायद आपको विश्वास नहीं हुआ, या जिस व्यक्ति ने आपको जानकारी दी उसने आपको पूरी जानकारी नहीं दी। लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बातें बता दूं। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं कभी कोई बात नहीं भूलता। मैं बेकार और महत्वहीन चीजों को अपने दिमाग के पीछे फेंक सकता हूं, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से भूल नहीं पाता। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि मुझे अब तक मारे गए हर व्यक्ति का चेहरा भी याद है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि मैं हमेशा अपनी क्षमता से ऊपर उठकर काम करता हूं। जब मैं महान क्षेत्र में था तब मैंने अपने पहले नवजात चरण के शत्रु को मार डाला। मैंने अपने पहले ट्रांसेंडेंट स्टेज दुश्मन को तब मारा जब मैं ग्रैंड दायरे में था। मैंने अपने पहले पूर्ण अवस्था वाले शत्रु को तब मारा जब मैं नवजात अवस्था में था। मैंने अपने पहले एस्ट्रल प्लेन साधक को तब मारा था जब मैं अभी भी नश्वर था। और जब मैं अभी भी सूक्ष्म विमान दीक्षा में था तब मैंने अनगिनत शिखर चरण के सूक्ष्म विमान साधकों को मार डाला था। और अब मैं सूक्ष्म जगत के चरम स्तर पर हूं और कुछ दिन पहले ही मैंने दिव्य ऊर्जा का पहला झोंका भी महसूस किया है। अब जब मुझे आप सभी के चेहरे याद आ गए हैं और आप मूलतः साधना के दिव्य स्तर के शिखर पर हैं, तो मेरा मानना है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं आप सभी का सिर काट लूंगा। इसलिए इससे पहले कि आप अपनी गंदी बातें कहें, बेहतर होगा कि आप ये बात याद रखें। सैम एक क्षण के लिए रुका और अर्धदेव की ओर देखा जिसने उसके सिर के बदले इनाम की पेशकश की। और अंत में कोई भी कमीना व्यक्ति जो सोचता है कि वह किसी कीमत या पुरस्कार के लिए मेरा सिर काट सकता है, उसे यह जान लेना चाहिए, मेरे साथ वास्तव में निष्पक्ष लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं है। जब परिस्थितियां निष्पक्ष होती हैं तो यह मेरे विरोधियों के लिए अनुचित है, जब परिस्थितियां अनुचित होती हैं तो यह मेरे विरोधियों के लिए घातक है। मैंने कभी बराबरी के आधार पर लड़ाई नहीं हारी है, चाहे कितने भी दुश्मन हो, संख्या मायने नहीं रखती। इसलिए अगर आप वाकई चुनौती देना चाहते हैं तो अपने पास मौजूद सबसे अच्छे लोगों को भेजिए और उन सभी को एक साथ हरा दीजिए। मैं उन्हें जल्दी से खत्म कर दूंगा और यह जगह छोड़ दूंगा। लेकिन यदि आप इन मूर्खतापूर्ण नियमों पर अड़े रहेंगे और एक के बाद एक व्यक्ति को भेजते रहेंगे जिससे मेरा समय बर्बाद होगा, तो मैं अपने विरोधियों को अत्यधिक यातना दूंगा। मैं उन्हें यथासंभव कम समय में अधिकतम पीड़ा दूंगा। मैं उन्हें यह इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा कि वे मुझसे लड़ने के बजाय अपने सबसे बुरे सपने जिले, और मैं उन्हें मुझे सहने के बजाय मृत्यु की लालसा करने पर मजबूर कर दूंगा। तो निर्णय आप पर निर्भर है। अब जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उसे जानकर बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक करो और अच्छा व्यवहार करो, या फिर परिणामों की प्रतीक्षा करें। सैम ने अपनी बात समाप्त की और शांति से वहीं खड़ा रहा। देवताओं ने उसे अलग अलग भावों से देखा। उनमें से कमजोर दिमाग वाले स्पष्ट रूप से नाराज थे। वे उठकर चिल्लाना चाहते थे और अगर उनके साथी मौजूद न होते तो सैम को यकीन था कि वे ऐसा कर चुके होते। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो हत्या के इरादे से भड़कते हैं।
वे सभी काटने वाले और भौंकने वाले नहीं होते जो पहले प्रकार के बिल्कुल विपरीत होते हैं। वे भी क्रोधित होते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे वास्तव में अपमानित महसूस करते हैं। ऐसा किसी असुरक्षा की भावना के कारण नहीं हुआ। तीसरी श्रेणी में वे लोग थे जो आनंदित थे। वे इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि सैम ने उनसे बात करने का साहस कैसे किया, तथा उनके मन में अभी भी सैम के साथ एक खिलौने जैसा व्यवहार था। सैम को उनके व्यवहार से कोई परेशानी नहीं थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। वास्तव में अगर वे इस प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर मिले अन्य लोगों की तरह ही होते तो वह इन सभी धमकियों को उगलने की जहमत भी नहीं उठाता। लेकिन ये लोग सीधे देवताओं से जुड़े हुए हैं और हेल ने खुद कहा कि वे सैम और खिलाड़ियों की कीमत पर खुद का मनोरंजन करने के लिए यहाँ हैं। इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और उसे देवताओं को ये संदेश देना होगा कि पिछले दौर में उसने जो कुछ भी कहा था वह कोई मजाक नहीं था। उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी होगी, और वह कीमत चुकानी ही होगी भले ही दूसरा पक्ष देवता हो या शैतान। जिस व्यक्ति ने सैम के सिर की कीमत लगाई थी वह तीसरी श्रेणी का था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे दिखाएं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम सचमुच विरोधियों को कम से कम समय में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करा सकते हो। और अगला प्रतिद्वंद्वी मेरा अधीनस्थ है, इसलिए मैं इसे और भी अधिक देखना चाहूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, गेट फिर से खुल गया और अगला व्यक्ति अंदर आया। यह आदमी बहुत ताकतवर लग रहा था। वह 6.5 फीट लंबा था और उसके चारों ओर खून का प्यासा माहौल था। वह अपने हाथ में एक भला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने सैम को ऐसे देखा जैसे वह अपने कट्टर दुश्मन को देख रहा हो। सैम उस अजीब स्त्री रोबोट जैसी आवाज का इंतजार करना चाहता था जो नाम की घोषणा करे, लेकिन डेमी गॉड ने अपनी उंगलियां चटकाकर उसे रोक दिया। चूंकि आपके लिए हर प्रतिद्वंद्वी एक समान है, इसलिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। क्या उन्होंने जो कहा वह उनके कार्यों को उचित ठहराने के लिए है? सैम को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी इन सभी नामों को याद रखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत ज्यादा बेकार होगा। वह यही तरीका पसंद करेगा। जब प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे उसके पास आया तो सैम ने निष्क्रिय न रहने का फैसला किया। उसने भारी हथौड़े की शाफ्ट को लात मारकर तोड़ दिया। उसने सिर को जमीन पर ही छोड़ दिया और डंडे को थोड़ा घुमाकर अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ पड़ा। उसके प्रतिद्वंद्वी ने सैम से उसी गति से मिलने का निर्णय लिया। जैसे ही दोनों ने अपने हथियार आपस में टकराए, सैम नीचे झुक गया। वह इतना नीचे झुका कि उसका चेहरा लगभग रेत को छू गया। अगर वह गहरी सांस लेता तो रेत के कण भी अंदर जा सकते थे। इस मुद्रा में वह प्रतिद्वंद्वी के पैरों के बीच से फिसलकर उसकी पीठ पर जा गिरा। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी को कुछ समझ में आए, वह खड़ा हो गया और डंडे को ऊपर खींचकर प्रतिद्वंद्वी के जन्नांगों पर मारा। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर लात मारी जिससे उसका चेहरा पहले नीचे गिर गया। इसके बाद उसने एक बार फिर डंडे का इस्तेमाल करके उसकी पीठ और रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। प्रतिद्वंद्वी को ऐसा महसूस हो रहा था कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी 1000 टुकड़ों में बदल रही है। उसे शारीरिक सीमाओं से परे दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि वह आत्मा है और हर प्रहार के साथ वह गिर जाएगी। वह अखाड़े के सबसे बेहतरीन लड़ाकों में से एक है और सैम अब उसे ऐसे पीट रहा है जैसे वह कोई बच्चा हो, और यह सिर्फ उसे अपमानित करने के लिए नहीं है। अपमानित करना सिर्फ एक अतिरिक्त बोनस है। सैम सच में उसे पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह कभी नहीं सोच सकता कि उसके शरीर को जो मार पड़ी है उसके बाद वह सामान्य हो जाएगा। मानो ये पर्याप्त नहीं था, सैम ने अंततः पीठ में उस जगह पर छुरा घोंपा जहां रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। चून की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए कर्मचारी बिना किसी प्रतिरोध के पीछे की ओर चले गए। इसके बाद उसने छड़ी को तिरछे ढंग से पीछे की ओर गर्दन की ओर धकेला। इसके बाद सैम ने उस डंडे को उठाया जिस पर आदमी एक मृत लंगड़े जानवर की तरह लटका हुआ था, तथा उसके दूसरे सिरे को जमीन पर घोंप दिया। वह आदमी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। उसके सारे अंग शिथिल हो गए थे और उसकी रीढ़ की हड्डी भी चली गई थी। इसलिए वह खुद को डंडे से अलग भी नहीं कर पा रहा था। उसने महसूस किया कि डंडे के उस छेद से सारा खून रिस रहा था और धीरे धीरे डंडे से होकर जमीन में समा रहा था। उसने सैम की ओर देखा और कमजोर आवाज में कहा, कृपया मेरे प्राण ले लीजिए। सैम ने अपने हाथ झाड़े और अचानक उछलकर उस आदमी के माथे पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया। शव डंडे में और गहराई तक धंस गया और उसका नुकीला सिरा उसके मुंह से बाहर आ गया, जिससे एक क्षण में ही उस व्यक्ति की जीवनलीला समाप्त हो गई। देवताओं ने ये दृश्य देखा और घुटन महसूस की, और ये लाक्षणिक रूप से भी नहीं था। सैम सामूहिक घुटन की जोरदार आवाज सुन सकता था। 100 वर्षों में भी उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं की होगी। और यह वह जगह है जहां वे एक दूसरे द्वारा लोगों के साथ की गई सबसे भयानक हरकतों का आनंद लेने आते हैं। लेकिन सैम ने जो किया वह उनके द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से बढ़कर था। दर्शकों के लिए इसे देखना यातना जैसा था। वे स्वयं को पीड़ित की जगह पर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सैम ने बस उदासीन दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। प्रतिद्वंद्वी को इतनी क्रूरता से मारने के बावजूद उसके चेहरे के भाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। कृपया अगला प्रतिद्वंद्वी, आप बाद में अपनी स्तब्धता में खो सकते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक देवता बाकी देवताओं से ज्यादा तेजी से बाहर आया और अपनी उंगलियां चटकाई। दरवाजा खुल गया और एक नया प्रतिद्वंद्वी अंदर आ गया। इसके बाल लंबे थे, और जब सैम ने लंबे लहराते बालों को देखा तो उसे विचार सूझा। वह खुद को रचनात्मक होने से रोक नहीं सका। यह व्यक्ति अन्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। उसका व्यवहार सम्मानजनक और विनम्र था, लेकिन सैम ने उसका प्रतिदान नहीं किया। उन्होंने अभी पहला कदम उठाया है। युवक ने अपनी तलवार से अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, इससे पहले कि वह अपने लंबे बालों को पकड़कर उस विशाल हथौड़े की ओर घसीटा जा सके जिसे दानव ने पीछे छोड़ दिया था। बम! सिर को विशाल पत्थर के हथौड़े के सिर से पटक दिया गया। उसे लगा कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है। उसकी नाक से खून टपक रहा था और उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी। उसे बस तेज बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। जब अंततः उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सैम उसके बल पकड़कर हथौड़े के सिर पर उखड़ू मुद्रा में बैठा हुआ है।
उसने एक बार फिर बाल खींचे और सिर को हथौड़े के सिरे पर पटक दिया। बम बम बम। ये प्रहार इतने जोरदार नहीं थे कि एक ही गोली से खोपड़ी फट जाए, लेकिन ये इतने हल्के भी नहीं थे कि युवक तुरंत ठीक हो जाए। उसे इतनी बार मारा गया कि वह पूरी तरह से लंगड़ा हो गया। उसके चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई हैं, वे नष्ट हो गई हैं, और जल्द ही इन हड्डियों के टुकड़े चेहरे से बाहर आने लगते हैं और कुछ ही देर बाद मस्तिष्क का द्रव्य रिसना शुरू हो जाता है, जिससे युवक की मृत्यु हो जाती है। इसमें जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा समय लगा। आपके पास बहुत मोटी खोपड़ी है। अगला, उसने जोर से चिल्लाकर सभी देवताओं को उनकी अचंभे की स्थिति से बाहर निकाला। आखिरकार उन्हें थोड़ा झटका लगा। आखिरकार उन्हें सैम की ताकत की ऐसी उम्मीद नहीं थी। सैम को जैसी उम्मीद थी उन्हें वाकई ब्रीफिंग मिली, लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि वह बहुत से तत्वों का इस्तेमाल कर सकता है और अब उसे इससे वंचित किया जा रहा है। उनसे कहा गया कि उसे तोड़ो, उसके साथ खेलो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वे शारीरिक रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं है। और जब उन्होंने सैम के साधना स्तर को देखा तो उन्हें अपनी समझ पर संदेह हो गया। वे यह विश्वास करने का साहस नहीं कर सके कि समान स्तर का कोई व्यक्ति उन विरोधियों को नष्ट कर सकता है जो आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति के मामले में लगभग उनके बराबर हैं। ये संभव नहीं होना चाहिए था और उन्हें लगता है कि वे सैम की तरह ऐसा नहीं कर पाएंगे। वे सैम की तरह लड़ नहीं पाएंगे। वह इन प्रशिक्षित और परखे हुए लड़ाकों के साथ मैदान में होने के लिए बहुत अधिक तनाव मुक्त हैं, जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं। वे खतरनाक हैं। अगर उन्हें युद्ध के मैदान में डाल दिया जाए तो वे सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोगों को मार देंगे और सैम उनसे निपटने के दौरान उनके साथ छोटे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। इससे वे बहुत डर गए। झगड़े चलते रहे। एक के बाद एक उम्मीदवारों को सैम ने सबसे अपमानजनक और विभत्स तरीके से मारना जारी रखा जिसके बारे में वह सोच सकता था। और हर मौत में कुछ समय ही लगा क्योंकि वह चाहता था कि उन मौतों में कुछ समय लगे। सैम एक पूर्ण मनोरोगी की तरह व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह आने वाले प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी के लिए एक अजीब तकनीक तैयार करता था। दैमी देवताओं ने एरेना को एक बहुत ही अनोखे कब्रिस्तान में बदलते देखा। उन्होंने देखा कि सैम के नंगे हाथों से हड्डियों को अलग किए गए शवदंडों और भालों से ऐसे लटके हुए थे जैसे वे कोई झंडे हों। फिर कुछ ऐसे शव भी हैं जिनके अंगों और अंतड़ियों को शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया था। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी इंद्रियों को अंधा करके उनके साथ खिलवाड़ किया गया। देवताओं को यह भी समझ में नहीं आया कि सैम ने उनकी आंखें मारकर उन्हें कैसे अंधा बना दिया। आखिरकार उन्हें अभी भी अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन उनकी उपस्थिति में वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। उसने उन्हें पूरी तरह से अंधा और बहरा बनाने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई। वे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसा लगता था कि वे बिल्कुल अंधेरे में फंस गए हैं। और अगले 2 घंटों में सैम ने लोगों की खोपड़ियां तोड़ दी, उनसे लड़ते हुए उनकी खाल उधेड़ दी, उनके अंग तोड़ दिए, हड्डियां निकाल ली और उन हड्डियों का उपयोग करके बाकी लोगों को मार डाला। उनकी छाती फाड़ दी और उनके दिल निकाल लिए जबकि वे अभी भी जीवित थे और सांस ले रहे थे। उसने सबसे बर्बर दुष्स्वप्न की तरह काम किया है, वह दुष्स्वप्न जो कभी खत्म नहीं होता। वह देख सकता था कि अगले प्रतियोगी अंदर आते ही काफी हिल गए थे और उन्होंने सैम द्वारा अखाड़े में छोड़ी गई तबाही और मौत को भी देखा था। रेत खून से लथपथ है। पूरा मैदान डंडों, भालों, तलवारों, टूटी हड्डियों और अंतड़ियों से अटा पड़ा है। यह एक भयानक दृश्य है और इस सब के बीच में सैम का पूरा शरीर सिर से पैर तक खून से लथपथ खड़ा है। वह एक सच्चे मनोरोगी की तरह लग रहा था जो अपने पीड़ितों के खून में नहाना पसंद करता है। लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस देवताओं की तरफ ठंडी निगाह से देखा और चिल्लाया, अगला। वह लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। इनमें से ज्यादातर प्रतिद्वंद्वी उस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाए। कुछ ही करीब आए लेकिन नुकसान नगण्य था और वे अपने बाकी साथियों की तरह ही आसानी से मर गए। इससे पहले कि वे सैम को पकड़कर उस पर हमला करने का कोई तरीका सोच पाते, वे नष्ट हो गए। देवताओं के नेता, जिसने अपने खजाने में से एक हथियार से सैम के सिर पर इनाम रखा था, ने सैम को जलती हुई नाराजगी से देखा, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे के हाव भाव या शारीरिक हाव भाव से जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन वह और सैम दोनों जानते थे कि वह सैम से दिल से नफरत करता है। उसने गहरी सांस ली और बोलते समय सैम की ओर देखा, चूंकि आपको लगता है कि यह चुनौती के लायक नहीं है और आपने हमसे सभी प्रतियोगियों को एक ही समय पर भेजने के लिए कहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अभी ऐसा करूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बाद में यह मत कहना कि यह अनुचित है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बस उन सभी को भेज दो। मेरे पास अभी भी बहुत ऊर्जा बची हुई है, मुझे ये भी नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। ये लगभग ऐसा है जैसे मैं अब कुछ पुराने मृत पेड़ों से लड़ रहा हूँ। मुझे तो ये भी संदेह हो रहा है कि क्या ये लोग वास्तव में ग्लेडिएटर हैं, या फिर ओलंपस का मानक बस यही होना चाहिए। जैसे ही सैम ने यह बात कही, देवताओं का नेता और भी क्रोधित हो गया और उसने अपनी उंगलियां चटका दी। स्नैप! एक तरफ की कोलोसियम की दीवारें खुल गईं और सैनिकों की एक बड़ी सेना वहां से आने लगी। वे देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे लगते थे, लेकिन उनमें से हर एक 7 फीट लंबा था और उनका शरीर ऐसा था जैसे उन्हें मांस के रंग के पत्थर से बनाया गया हो। सैम ने पहले कभी इस तरह की मांसपेशी परिभाषा नहीं देखी थी। मेरी टाइटन सेना से मिलिए, मेरे 200 विशिष्ट सैनिक, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। सैम ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करके उनकी ओर देखा। सभी डैमी देवताओं को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन ये भावना तुरंत शर्मिंदगी की भावना में बदल गई। आखिरकार वे इस तथ्य के बारे में खुद के बारे में अच्छा महसूस कर रहे थे कि सैम उनकी सेनाओं से थोड़ा डर गया या बल्कि आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी कुलीन सेनाओं में से एक का उपयोग करना पड़ा। यह सोचना भी शर्मनाक है कि वे अपने भीतर से ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने में सफल रहे। हालांकि सैम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी हैरानी की भावना खत्म हो गई थी, और जाहिर है उसे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह इससे डर गया था। वह वास्तव में इस जगह को छोड़ने से पहले एक अंतिम स्पर्श देने के बारे में सोच रहा था और टाइटन्स के आकार और रूप ने उसे उस अंतिम स्पर्श के लिए एकदम सही विचार दिया। वह ऐसा करेगा कि ये देवता अंत तक उसे कभी नहीं भूलेंगे।
देवताओं ने सोचा कि सैम की प्रारंभिक प्रतिक्रिया देखकर वह कम से कम थोड़ा रक्षात्मक रुख अपनाएगा या सतर्कता बरतेगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ही पहला कदम उठाया। वह आगे बढ़ा और उसने जमीन पर पड़े भाले को लात मारी। भाला उसके हाथों में आ गया और वह टाइटन की ओर आगे बढ़ा जो सबसे आगे और सबसे आगे था। उसने अपनी लाठी को टाइटन के सिर पर मारा, जिसने अपनी कुल्हाड़ी से आसानी से हमले को रोक दिया। सैम ने बिना पलक झपकाए ही लाठी छोड़ दी और रीपर तलवार निकाल ली। उसने टाइटन के कंधे पर सीधा वार किया जबकि वह नीचे उतर रहा था। जब एक अन्य टाइटन उस पर बगल से हमला करने वाला था तो उसने पहले टाइटन के कंधे को फाड़ दिया तथा बलपूर्वक रीपर को हटा दिया तथा अपनी ओर आ रही महान तलवार को रोक दिया। रीपर से कई गुना बड़ी वह विशाल तलवार इस प्रकार आधी काटी गई थी मानो वह मक्खन की एक छड़ी हो। इससे पहले कि टाइटन उस आघात और आश्चर्य को पचा पाता, रीपर का रक्त लाल ब्लेड उसकी भुजाओं और छाती को चीरता हुआ निकल गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके खून के साथ साथ जीवन भी उसके शरीर से निकल रहा है। इतनी सारी मांसपेशियां, ये किस लिए हैं? सैम ने बड़बड़ाते हुए पीछे मुड़कर दूसरे लड़के को लात मारी जो उसे घेरकर पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने रक्षात्मक खेलना बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से यथासंभव अधिक से अधिक हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे मुश्किल से उन रक्षात्मक उपायों को पार करने और हमला करने में कामयाब हुए तो सैम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उन्हें अपने ऊपर हमला करने दिया। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। देवताओं और दैत्यों ने सोचा कि अंततः सैम में कुछ कमजोरी आ गई है और संख्याएं उस पर भारी पड़ रही हैं। लेकिन एक अजीब बात थी जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ऐसा नहीं है। हर बार जब सैम किसी को मारता या किसी को इतना नुकसान पहुंचाता कि वह मरने के कगार पर होता तो वह उसे भीड़ से बाहर खींचता और अखाड़े के बीच में फेंक देता। और उन्होंने ऐसा बिना किसी प्रतिरोध के किया और इससे उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें यहाँ के लोगों से कोई खास परेशानी नहीं है। सैम ने शवों को बीच में ही ढेर कर दिया और टाइटन्स की लहर में वापस चला गया। उसने एक को मार डाला, एक को लाया और वापस जाने से पहले उन्हें एक बार फिर फेंक दिया। टाइटन्स, जो कि महान योद्धाओं में से एक माने जाते थे, जब उन्होंने देखा कि ढेर बढ़ता जा रहा है तो उन्हें रोंगटे खड़े कर देने वाला भय महसूस हुआ। सैम खून से लथपथ है। उसके बाद उसके पीड़ितों के खून से लथपथ हैं। उसने टाइटन्स के हमलों को झेला जो अपनी नियति को समझते थे और पूरी ताकत से आगे बढ़ गए, लेकिन उसने अपना चेहरा भी नहीं बदला। ये ठंडा और अहंकारी है, वह अहंकार जिसने टाइटन्स को छोटा महसूस कराया। ये लगभग ऐसा है जैसे सैम को इस बात पर गर्व है कि उसे ठीक से घायल करने के लिए भी 200 ताकतवर लोगों की जरूरत है और हर बार जब कोई टाइटन उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है तो वे केवल सैम पर एक स्पष्ट निशान छोड़ सकते हैं। उसने उन पर उस अहंकार के साथ मुस्कुराया। टाइटन्स शर्म से भर गए और उस शर्म ने उन्हें खा लिया। और देवताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता जो इस पूरे प्रहसन को रचने के प्रभारी हैं। उन्होंने देखा कि सैम उनके सबसे अच्छे लड़ाकों को खत्म कर रहा है, उन्हें ऐसे मार रहा है जैसे उनकी जान जीने लायक ही न हो। उसका व्यवहार ऐसा था मानो वह उन्हें इस ब्रह्मांड की जीवन शक्ति बर्बाद करने के लिए दंडित कर रहा हो और ऐसी दृष्टता के सामने वे बदला लेने में असमर्थ हो। इन सब बातों ने उन्हें पूरी तरह से असहाय बना दिया और उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक आ गई जब 4 टाइटन्स ने सैम के एक हाथ को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और वे इस तथ्य से थोड़े खुश हुए कि यह वही हाथ है जिससे सैम ने रीपर चलाया था। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सैम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी तलवार को ऐसे घुमाया जैसे वह उसकी थी ही नहीं और अपने बचे हुए हाथ से तलवार को पकड़ लिया। उन्होंने नरसंहार और ढेर लगाना जारी रखा। जल्द ही कुछ देवता, जो वास्तव में उसकी इस विफलता में पूरी तरह से शामिल नहीं थे, इस बात को लेकर उत्सुक हो गए कि सैम इतना अधिक क्यों इकट्ठा हो रहा है। और उनमें से एक ने अपनी उंगली काटते हुए कुछ हाथ के इशारे किए। खून की वह बूंद चमक उठी और फिर उनकी आंखों में चली गई जैसे कि वे कुछ ऐसा देख रहे हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। उस व्यक्ति की आंखों की चमक गायब हो गई जब उसने आश्चर्य से सैम की ओर देखा। वह अपने बगल में बैठे देवता की ओर मुड़ा और बोला, यदि आप क्रोध से खून नहीं निकालना चाहते हैं तो अपने भाई से कहिए कि वह उन टाइटन्स को पीछे हटने का आदेश दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका पछतावा होगा। एक अपमान जिसे आप सहन नहीं कर सकते वह सीधे आपके चेहरे पर घूरेगा। तुम क्या बात कर रहे हो? उस कमीने को आज यही मरना होगा। भले ही सभी टाइटन्स को मरना पड़े, लेकिन वह कमीना जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने स्पष्टतः मेरी बात नहीं सुनी। पहले अर्ध देवता ने बस अपना सिर हिलाया। उसने देखा था कि कुछ समय में क्या होने वाला है और उसे यकीन है कि इनमें से कोई भी अर्ध देवता इसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसे एक बात का यकीन है, भले ही सैम तकनीकी रूप से यहाँ मर जाता है, लेकिन अर्ध देवता सशक्त होने के बजाय और अधिक निराश महसूस करेंगे। उन्हें रत्ती भर भी संतुष्टि महसूस नहीं होगी क्योंकि सैम वास्तव में यहाँ मरने वाला नहीं है और इतना ही नहीं, वह अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाएगा जिससे ये लोग गुस्से में खून उगलने लगेंगे। वह वहीं बैठा रहा और सैम के प्रदर्शन को देखता रहा। जैसे जैसे शवों का ढेर लगना शुरू हुआ, कुछ समय बाद वे एक आकार ले लेते गए। अब केवल 1 दर्जन या उससे ज्यादा टाइटन्स बचे हैं और सैम ने खुद बहुत ज्यादा खून खो दिया है। जाहिर है कि उसकी हरकतें धीमी हो गई हैं, लेकिन वह एक जंगली जानवर की तरह दिख रहा था जो उत्पात मचा रहा था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और उसे चक्कर आने लगा है, टाइटन्स भी बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं और ढेर एक बहुत ही खास आकार ले रहा है। जब तक सिर्फ एक टाइटन बचा, सभी देवता चिल्लाते हुए खड़े हो गए, उसे यह काम पूरा मत करने दो। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, तुम बीमार कमीने। हम तुम्हें इस तरह हमारे सम्मान का अपमान नहीं करने देंगे। सैम अपना पूरा ध्यान अपने अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित रखने की कोशिश कर रहा है ताकि जो भी उसने शुरू किया है उसे पूरा कर सके। और इस देवता की चीखों ने उसकी मदद की। वह और अधिक केंद्रित हो गया क्योंकि उसका चक्करदार सिर थोड़ा ठीक हो गया और उसके सिर पर गुस्से की झलक उभरने लगी। उसने अपने बाएं हाथ से तलवार को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पीस लिए। उसका दाहिना हाथ हिल नहीं रहा था। उसके पैरों की नसें कटी हुई थी और उसकी पीठ खुली हुई थी और उस पर कई घाव थे। उसके होंठ कुचले हुए हैं, नाक टूटी हुई है तथा उसके कुछ पैर की उंगलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हैं।
ये कहना कि वह घायल है बहुत ही कम आंकना होगा। डेमिगॉड ने टाइटन की ओर देखा जो सैम के घायल होने के बावजूद उसे कवर कर रहा था। टाइटन को सैम के मुकाबले आधी भी क्षति नहीं हुई, लेकिन वह डर से कांप रहा था और जब रीपर उसके पास आया तो उसने खुद का बचाव भी नहीं किया। उसने अपना हथियार फेंक दिया और अपनी जान दे दी और देवताओं ने शर्त लगाई कि उन्होंने उस मरते हुए टाइटन के चेहरे पर राहत की एक हल्की सी झलक देखी होगी। सैम ने टाइटन को अपने बाएं हाथ से उठाया तथा रीपर को अपने दांतों से पकड़ रखा था। उसने हैंडल को इतनी जोर से काटा कि उसके मसूड़ों से खून बहने लगा। उसने बड़े टाइटन के शरीर को घसीटा और धीरे धीरे उस ढेर पर चढ़ गया जो उसने खुद बनाया था। देवतागण क्रोधित हो गए और लगभग सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। तुम नीच कमीने, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम अभी अपनी हरकतें बंद करो, नहीं तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम दयनीय कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ढीठ व्यवहार करने की? बेहतर होगा कि तुम आशा करो कि हम तुम्हें जीवित नहीं पकड़ेंगे। मैं तुम्हें नरक में फेंक दूंगा और जीवित रहते हुए तुम्हें यातनाएं दूंगा। सभी लोग सैम को कोसने लगे। हालांकि इससे उसका इरादा और भी दृढ़ हो गया। अर्धदेव नेता, जिसने 200 टाइटन्स भेजे थे, सैम को ठंडी निगाहों से देखा और चिल्लाया, वहीं रुक जाओ। सैम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुमसे रुकने को कहा था। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और सैम पर बिजली जैसा भाला फेंका। भाला जगह को चीरता हुआ सैम पर लगा, लेकिन संपर्क बनने से पहले ही वह विक्षेपित हो गया। सैम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका और उसने महसूस किया कि इसे रोकने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक अदृश्य अवरोध प्रकट हुआ और भाले को वहीं रोक दिया, लेकिन भाला सैम के पीछे पीछे उस अवरोध के साथ साथ चलता रहा और उसे भेदने की कोशिश करता रहा। बाकी देवता भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने विभिन्न चालों के साथ हमला किया। उन सभी ने दूर से हमला किया और सैम को उनमें से प्रत्येक से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने रीपर के हैंडल को और भी जोर से काटा क्योंकि वह एक कदम करके ढेर पर चढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमले बढ़ते गए उसे लगा कि उस पर एक अदृश्य दबाव बढ़ रहा है। इससे उसे बहुत थकान महसूस होने लगी और ऐसा लगा जैसे वह अपनी पीठ पर पहाड़ उठा रहा है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। और जब तक उसे लगा कि उसका पूरा शरीर दबाव के कारण कुचला जा रहा है, उसने बलपूर्वक टाइटन के शरीर को ऊपर की ओर खींचा और उसे ढेर के ऊपर खड़ा कर दिया। फिर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। दबाव के कारण वह ढेर से नीचे गिर गया और जोर से जमीन पर गिरा। देवताओं ने उस ढेर और उसके ऊपर खड़े एकमात्र दैत्य को देखा। यह एक मध्यमा उंगली है। लाशों को एक हथेली के आकार में व्यवस्थित किया गया है जो उन सभी को एक विशाल मध्यमा उंगली दिखा रही है। सैम ने उन सभी टाइटन्स के साथ यही किया। जैसे ही सैम को अपनी छाती पर दबाव महसूस हुआ, उसने बस मुस्कुरा दिया और उसके मुंह से खून निकल आया। ओलंपस के जन्मजात सुअर, तुमने मुझे कमीना और नीच कहने का साहस किया। तुमने नियम तोड़ने और मुझ पर सीधा हमला करने का साहस किया। तुमने मुझे एक खिलौने और मनोरंजन के सामान की तरह व्यवहार करने का साहस किया। अब मुझे उम्मीद है कि तुम खूब मनोरंजन कर रहे होगे और मुझे आशा है कि मेरे वापस आने और आप लोगों से मिलने से पहले आपको अपना पूरा मनोरंजन मिल जाएगा, जो ज्यादा लंबा नहीं होगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करने जा रहा हूँ, जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, उसके उल्लेख मात्र से ही अधोलोक की गहराइयों में बंद जघन्य प्राणी भय से कांप उठेंगे। मेरे शब्दों को अंकित कर लो। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट है क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया और ऐसा होने से ठीक पहले उसने हेल की एक धुंधली छवि देखी जो आकाश में दिखाई दी और अपना हाथ हिला रही थी। सभी देवताओं के दिव्य ऊर्जा हमले उन पर वापस भेजे जाते हैं। उन पर वही हमला करते हैं। उन सभी को खून की खांसी करवाओ। सैम बाकी खिलाड़ियों के साथ खाली जगह पर वापस आया। सभी की हालत खराब है और सभी के पास हथियार भी हैं। कोई भी खड़ा होने की हालत में नहीं है। लेकिन जब उन्होंने सैम को देखा तो वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और गहरी सांस ली। जब से उनके नरक के परीक्षण शुरू हुए हैं, सैम को सबसे बुरे हाथों से सेवा दी जा रही है। यहाँ तक कि दाइस को भी, जो हमेशा बढ़त हासिल करता था, लगा कि यह बहुत ज्यादा है। सिर्फ दिखावट से ही वे देख सकते थे कि सैम ने उनसे ज्यादा लोगों के शरीर को छुआ होगा और अंतर निश्चित रूप से कोई छोटी संख्या नहीं है। उन सभी को अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी और उनकी चोटें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। सैम को भी इस सुखद ऊर्जा से अपने घाव भरते हुए महसूस हुआ। उसे अपनी उंगलियों पर पड़े छोटे छोटे निशान ठीक होते हुए महसूस हुए और वे निशान गायब हो गए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, निशान। हेल ने उसकी ओर भौहें सिकोड़ कर देखा। क्या निशान पीछे छोड़ दो? क्या आपको लगता है कि इससे आप मर्दाना लगेंगे या आपके दुश्मन इससे डर जाएंगे? इसका मतलब यह है कि आप एक अजीब व्यक्ति हैं। सैम ने इसका जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस उसे ठंडेपन से देखा और कुछ सेकंड के चिंतन के बाद उसने फिर से उपचार महसूस किया और इस बार निशान पीछे रह गए। हालांकि हेल ने अपने चेहरे को सामान्य करने के लिए खुद को ठीक कर लिया, लेकिन उसके शरीर पर सारे निशान रह गए हैं। सैम इससे संतुष्ट था। उसने हेल की ओर देखा और पूछा, उन देवताओं के दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ क्यों मिलेगा? उन्हें सजा मिलेगी। खेल मेरे प्रति अनुचित हो गया। पिछले 2 मिनट से यह अभी भी मेरा खेल है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो नियमों का पालन करता है, भले ही मैं नश्वर लोक से आया एक साधारण मनुष्य हूं। ऐसा लगता है कि किसी देवता की शक्ति और अधिकार जितना अधिक होता है, इन चीजों के बारे में उनके मानक उतने ही कम होते हैं। तो फिर जो भी हो, भाड़ में जाओ। तुम अपनी बात पर ध्यान दो। पूरे ओलंपस को इस तरह चुनौती देना एक देवता की सबसे बड़ी मूर्खता है, और वह व्यक्ति तो और भी अधिक मूर्खतापूर्ण है जो देवता बनने से कई साल या दशकों दूर है। मुझे लगा कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हो। बेवकूफ, मैं अपने शब्दों का ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत सावधानी से बोलता हूँ, क्योंकि आप देवताओं के विपरीत मेरे शब्दों का कुछ मूल्य है। उनमें एक वजन है जो मुझे जो कुछ भी कहता हूँ उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार महसूस कराता है। तो आपको मुझे ये सलाह देने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही आप पुरस्कार दे देंगे, आप भाग सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपने मामले में जितने भी विरोधी हो सकते थे, उन सभी को हरा दिया है।
यह मेरी जीत है और वह भी बहुत बड़े अंतर से। उसने अन्य खिलाड़ियों की ओर देखा। वे थोड़े निराश हैं। उन्हें अपने भविष्य के विकास के लिए इन जीतों की आवश्यकता है। भले ही वे नहीं जानते कि भविष्य में ये बैज और अंक किस हद तक काम आएंगे, लेकिन उन्हें यकीन है कि एक समय पर ये जरूर काम आएंगे। इसलिए वे स्पष्ट रूप से इस तरह लगातार हारने से निराश हैं और वह भी खिलाड़ियों के बीच अंकों का अंतर। इसका मतलब है कि भविष्य में इसके माध्यम से उन्हें जो लाभ मिलेगा वह तेजी से बढ़ेगा। वे ऐसा नहीं कर सकते। सैम को छोड़कर उनमें से हर कोई कुछ हद तक एक ही स्तर पर है और कम से कम साधना स्तर के मामले में उनके और सैम के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। वह भी इसलिए क्योंकि सैम को अपने दोस्तों को खिलाड़ियों के बराबर गति से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने हैं। वे नहीं चाहते कि यह अंतर बहुत बड़ा हो जाए। उन्होंने हेल की ओर देखा और अर्किव बोला, मैं बाकी देवताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, वह क्या है? उन्हें कहो कि वे एकजुट होकर काम करें और खेल को निष्पक्ष बनाएं। उनके लिए सब कुछ कठिन न बनाएं और उन्हें इस तरह से निशाना न बनाएं। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि खेल अस्तित्व में रहे तो ऐसा ही होगा। वह शतरंज की बिसात पर कोई सामान्य मोहरा नहीं है। वह एक विशेष मोहरा है जो पूरी तरह से अलग खेल से संबंधित है और उसके पास पूरी बिसात को जलाने के लिए पर्याप्त ताकत है। इसलिए इसे आराम से लें। मुझे यकीन है कि बाकी खिलाड़ी भी इस पर मुझसे सहमत होंगे। खिलाड़ी वास्तव में सहमत थे। उन्हें जो भी औसत दर्जे का इनाम मिल सकता था वह मिल गया और सभी तितर बितर हो गए। उनके जाने के बाद हेल का ठंडा और बेपरवाह चेहरा निराशा में बदल गया। लानत है इन शरारती बच्चों पर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता? मैं बहुत आगे निकल गया हूं, अब मेरे पास पीछे मुड़ने का भी मौका नहीं है। तुम्हें थोड़ा और कष्ट सहना होगा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह अपने आप से बुदबुदाने लगी और जब वह गायब होने ही वाली थी तो उसे कुछ याद आया और उसने अपनी उंगलियां चटका दी। जिन खिलाड़ियों को अपने अपने टावरों पर वापस भेज दिया गया था उन्हें अचानक एक संदेश सुनाई दिया। अगला दौर अब से ठीक 6 महीने बाद होगा, दूसरे दौर में, इसलिए तैयार रहें। सैम ने एक पल सोचा और इस बात से थोड़ा खुश हुआ। अब जब उसे सही समय पता चल गया है, बशर्ते वह पहले की तरह समय का ध्यान न खो दे, तो वह बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। अन्य खिलाड़ियों ने भी यह बात स्पष्ट रूप से सुनी और इस बार उन सभी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। सैम को शुरू से ही निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। लेकिन वे बीच में ही परेशान हो रहे हैं। अगर कोई दूसरा काम भी इसी तरह होता है तो वे बहुत पीछे रह जाएंगे। कम से कम पिछले राउंड में तो उन्हें अच्छे नतीजों के साथ टास्क को पूरा करने का मौका मिला था। सैम के पागलपन के कारण वे ये गारंटी नहीं दे सकते कि अगले राउंड में भी यही संभव होगा। इसलिए उन्हें यहाँ एक कठिन विकल्प चुनना होगा और सबसे खराब परिदृश्यों के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें शरीर और मन की सर्वोत्तम स्थिति में रहना होगा और उन्हें नर्क के भ्रष्टाचार के साथ प्रशिक्षण जारी रखना होगा। ये कठिन होगा और यह सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। इस बीच ओलंपस के एक दिव्य क्षेत्र में सैम के साथ ग्लैडिएटर जैसा व्यवहार करने वाले सभी देवता एकत्रित हुए। वे सभी घुटनों के बल बैठे थे। उनके चेहरे पर अहंकार का एक भी भाव नहीं था। ज़्यूस का आभासी प्रक्षेपण उनके सामने तैर रहा है। क्या तुम ओलंपस या देवताओं की स्थिति का अपमान कर रहे हो? तुमने एक व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत कैसे की, जबकि मैंने तुम्हें उस पर हमला न करने का विशेष आदेश दिया है? मैंने तुम्हें उस पर हमला न करने के लिए भी कहा था। मैंने तुम्हें जानबूझकर उस व्यक्ति पर हमला न करने का निर्देश दिया था, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा किया। सभी देवता अब ओलंपस की ओर इशारा कर रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितना अपमान सहना पड़ा है? मैंने आपको ये भी कहा कि आप जानबूझकर उससे झगड़ा मत करना। मैंने आपको ये भी कहा कि वो आपको भड़काएगा और झगड़ा करेगा, और मैंने आपको ये भी कहा कि वो अपनी बात को साबित भी कर सकता है। इसलिए भी मैंने आपको झगड़ा मत करने को कहा। अब तुमने उससे झगड़ा कर लिया, इतनी आसानी से उत्तेजित हो गए कि तुमने प्रतियोगिता के नियम तोड़ दिए और वे सभी चीजें फेंक दी जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। और यहाँ तक कि आप अपना आपा भी खो बैठे। ऐसा लगता है कि तुम सबको दंडित किया जाना चाहिए। आपका समारोह 5 साल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। देवताओं को ये भी नहीं पता था कि क्या कहना है। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। ज़्यूस ने उन्हें खबर पहुंचाने से पहले ही भगा दिया। इस बीच ज़्यूस के स्थान पर वापस आकर उसने अपनी आंखें खोली और हेल को देखा। आखिर इस लड़ाई में क्या हुआ? क्या तुम बता सकते हो? इसमें समझाने की क्या बात है? ये भी हर बार की तरह ही हुआ। सैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह बहुत ज्यादा बोलता है और आपके अधीनस्थों को बहुत ज्यादा डींगे मारना पसंद है। क्या इसमें कोई नई बात है? मैं इसकी इतनी आदी हो गई हूं कि अब यह मेरे लिए एक दिनचर्या बन गई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? मैंने तुमसे सैम को ओलंपस में रखने के लिए नहीं कहा था, और देवताओं के चयन का क्या मतलब है? वे सभी ओलंपस के अधीन कुलीन वर्ग के लोग हैं। वे दिव्य लोकों से संबंधित हैं जो ओलंपस के दिव्य लोकों से जुड़े हैं। उनमें से कुछ की नसों में देवताओं का खून बहता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप चाहते थे कि कोई सैम की नसों पर चढ़ जाए और सैम इस तरह से बदला ले। हेल ने बस उसे नजरअंदाज कर दिया और कहा, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन ये शुद्ध संयोग है। मैंने इन अर्ध देवताओं को इसलिए चुना क्योंकि अगर मैं उन्हें आपके सीधे जुड़े हुए क्षेत्रों में खोजूं तो उन्हें ढूंढना आसान होगा। मैं उन्हें चुनने के लिए हजारों लोगों में से कुछ नहीं ढूंढूंगा। आपके छोटे देवताओं ने उनकी सिफारिश की और मैंने उन्हें ले लिया। यदि आपके सभी देवताओं का अहंकार पूरी तरह से निराधार है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस उन्हें अधिक समय तक लाइन में रखें और यह आपके लिए अच्छा होगा। और बस उम्मीद है कि अगली बार सैम आपके क्षेत्र में न आए। वह वास्तव में बहुत नाराज लग रहा है और भले ही मुझे लगता है कि अगर वह वास्तव में आपके क्षेत्र में आता है तो यह वास्तव में मनोरंजक है, फिर भी मुझे लगता है कि अगले कार्य की प्रकृति के साथ यह उसे बहुत अधिक परेशान करेगा। यह बाकी खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है। 6 महीने ऐसे बीत गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। खिलाड़ियों ने अपना सारा समय नर्क में बिताया, उन प्राणियों को मारते हुए जो उनके अतीत के पापों से उत्पन्न हुए थे।
सैम को उनका सामना करने की आदत होती जा रही है और वह ये भी पता लगाने में सक्षम हो गया है कि उनके पास किस तरह की शक्तियां हो सकती हैं और उन शक्तियों के साथ किस तरह की कमजोरियां जुड़ी होंगी। वह आसानी से ज्यादातर विरोधियों का सामना कर सकता है और मुफ्त मुश्किलों के लिए उसे पहले से कहीं ज्यादा आसानी होने लगी है। हेल जो ये सब देख रहा था उसे ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कठिनाई में अचानक वृद्धि नहीं हुई और उसके सामने कोई अतिरिक्त बाधा नहीं रखी गई। वह भी अभी प्रशिक्षण से गुजरा है और उसने तेजी से मंजिलें पार कर ली हैं। जबकि अन्य खिलाड़ियों ने अभी 15 मंजिलों का बेंचमार्क पार किया है, सैम पहले ही अपनी 23वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। लेकिन निश्चित रूप से इस समय यह अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके पास अन्य खिलाड़ियों की तुलना में बहुत अधिक मंजिलें हैं, इसलिए उसे इस प्रक्रिया को और भी तेज करने का तरीका ढूंढना होगा। इस समय सैम एक बार फिर ध्यान कर रहा है, लेकिन इस बार उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। उसका शरीर पूरी तरह से भ्रष्ट ऊर्जा से रहित है और उसका शोधन भी हो चुका है। वास्तव में उन्होंने काफी आराम भी किया। वह अपने शरीर में दैवीय ऊर्जा की कुछ वृद्धि के साथ सर्वोत्तम स्थिति में है। जब वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसे उठाकर उस धूसर स्थान में फेंक दिया जाए, तो उसे परिचित खिंचाव महसूस हुआ। वह खिलाड़ियों के साथ ग्रे स्पेस में फिर से दिखाई दिया। वे सभी अपनी पूरी स्थिति में दिख रहे थे। हेल ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आप में से प्रत्येक ने कार्य का समय जानने का ज्ञान लिया और इसका लाभ उठाया। आप सभी उत्तम स्थिति में हैं। मैं समझता हूं कि शायद यही अपेक्षित है। एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भले ही आप इस बेहतरीन स्थिति में हो, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अगले कार्य में आपकी मदद भी करेगा। इस बार खिलाड़ी एक दूसरे के कार्यों में शामिल नहीं होंगे, और इस बार आप अपने कुछ प्रियजनों से भी मिलने जा रहे हैं। इसकी व्यवस्था बहुत पहले से की गई है। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। हाल ही में हुई घटनाओं और शिकायतों का इस जगह से संबंधित क्षेत्रों, लोगों और देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप में से कोई भी इसे व्यक्तिगत रूप से न ले और नई शिकायतें न रखें। सैम ने इस पर नाराजगी जताई। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे प्रियजन इसमें शामिल हैं। हेल ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें भगा दिया। सैम ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उस स्थान से गायब हो गया। वह पुनः एक खुले घास के मैदान में प्रकट हुआ। उसके शरीर, ऊर्जा और ताकत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके पास अपने सभी हथियार हैं और वह अपने लगभग सभी हथियारों तक पहुंच सकता है, सिवाय उन हथियारों के जो तरल ऊर्जा और तरल ऊर्जा कैप्सूल का उपयोग करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं है। पिछले परिदृश्यों की तुलना में ये वास्तव में बहुत उदार है और उसके पास वास्तव में पूरी ताकत है। हालांकि इससे वो खुश नहीं था। खेल के नियमों के तहत उसके लिए कोई अंतर्निहित प्रतिबंध न होने का एकमात्र कारण ये हो सकता है कि खेल में ही उसे ऐसा करने की आवश्यकता होती है। तब ये कार्य अत्यंत खतरनाक हो जाता। उस भाग के बारे में सोचते हुए जहां हेल ने कहा था कि इसमें उसके प्रियजन शामिल हैं, उसे बहुत चिंता होने लगी। उसने चारों ओर देखा और उसे दूर एक शहर दिखाई दिया। वह उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी ऊर्जा लगा पाता, उसके दिमाग में एक संदेश आया। आपको सलाह दी जाती है कि आप वहां से जाने के बजाय वहीं रुकें। आपके पास 23 मिनट और 38 सेकंड का समय है, क्योंकि आपका कोई करीबी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी उपयुक्त समय पर आपसे मिलने आ रहा है। वे नहीं जानते कि आप यहाँ हैं और वे नहीं जानते कि आप यहाँ क्यों हैं। आप जिस जगह जाना चाहें वहां से निकल सकते हैं। वास्तव में उस जगह से निकलकर आप जिस निकटतम शहर को देख सकते हैं, वहां जाकर खोज करना भी आपकी मदद कर सकता है। जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज्यादा हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करना भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप जो करना चाहते हैं उसके आधार पर निर्णय लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी अधिकांश शक्तियां प्रतिबंधित नहीं हैं, और वास्तव में आपके पास कार्य को पूरा करने के तरीके में बहुत अधिक स्वतंत्रता होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अधिक विवरण पता चलेगा। संपूर्ण कार्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय किया जाता है, और जैसा कि बताया गया है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अधिक विवरण पता चलेगा। सैम ने आसपास के माहौल को देखा और सोचा कि क्या करना चाहिए। दोनों ही मामलों में अपने अपने फायदे हैं, लेकिन उसे वास्तव में दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। छाया मरे हुए उसकी छाया से बाहर निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उनमें से आधे शहर में चले गए और बाकी आधे शहर के आसपास के इलाकों की जांच कर रहे हैं। जहां तक उसके आसपास के इलाकों की बात है, उसने भूत से मिली अपनी आत्मा से उन्हें जांचने का फैसला किया। वह तुरंत ही जानवरों को बाहर निकाल देता है, बस किसी भी स्थिति के लिए। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह ध्यान आकर्षित कर पाता है या नहीं। वास्तव में वह दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उसे यह पता लगाना होगा कि इस परेशानी में कौन शामिल है, और भले ही उसकी जबरदस्त उपस्थिति दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकती है और पूरी बात को बिगाड़ भी सकती है, लेकिन वह जल्दी से पता लगा लेगा और फिर तेजी से इसका समाधान कर सकेगा। उसने जानवरों को भी फैला दिया ताकि कोई खतरा ना हो। आखिरकार अगर कोई उसके करीब है तो वह उसके जानवरों को देख सकेगा और उन्हें तुरंत पहचान सकेगा। सैम बैठ गया और आसपास के माहौल को देखने के लिए कुछ कदम चला। उसने ज्यादातर वनस्पतियों, जीवों और मिट्टी के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच कुछ मिनट बीतने के बाद उसने कुछ नोटिस किया। स्काई उसके पास आया और उसके पास उतरा। मुझे लगता है कि मैंने जैक को शहर में देखा था। जैक यहाँ है। सैम आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि यह वही है, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है। ऐसा लगता है कि वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आभा जानी पहचानी लगी और तलवार बिल्कुल काली उल्कापिन तलवार जैसी थी। उसने मुझे भी देखा। मैंने शहर और शहर के पहरेदारों का काफी ध्यान आकर्षित किया। दरअसल वे गार्ड इसी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगा कि अगर वह सचमुच जैक है तो वह व्यक्ति मेरा पीछा कर सकता है। ये सच है। चलो फिर दूसरों का इंतजार करते हैं। मैं शहर में परछाइयां घूमती हुई देख सकता हूँ। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और परछाइयों से कुछ जानकारी प्राप्त की। वास्तव में आपने उस शहर पर वाकई कमाल कर दिया। लगभग हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि छायाओं को जानकारी ढूंढने में आसानी हो रही है।
उन्हें पहले से ही शहर की बुनियादी संरचना और अन्य चीजों के बारे में जानकारी मिल गई है। जल्द ही यानवू, राजूगदिया और अन्य जानवर एक के बाद एक दिखाई देने लगे। बंदर को शहर के पीछे जंगल में कुछ मिला है, वह चाहता है कि तुम आकर उसे देखो, यानवू ने आते ही कहा। यह क्या है? ये कुछ ऐसा है जो शुद्ध तलवार की आभा उत्सर्जित कर रहा है, और जहां तक मैं बता सकता हूं इसमें देवताओं के निशान हैं। बंदर ने देखा कि आसपास का माहौल थोड़ा अजीब है और वह जांच कर रहा है। वह कह रहा है कि शायद शाम से कोई वहां आया है, इसलिए मैं रिपोर्ट करने के लिए वापस आया हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम वापस जाओ और ऐप की सहायता करो। तुम लोगों की मदद के लिए एक और को ले लो। चूंकि यह एक जंगल है इसलिए भालू लकड़ी के तत्व के साथ सहायक हो सकता है और तुम चाहो तो दिया को भी ले जा सकते हो, वह इलाके की जांच करने में मदद कर सकती है। मिलने के समय से पहले अभी 5 मिनट बाकी हैं, तो देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। यानवू और जानवर चले गए। उन्हें आसपास कोई भी ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें रोक सके या उन्हें खतरे में डाल सके, और सैम को तब आत्मविश्वास मिला जब उसे शहर में सत्ता संरचना की बुनियादी समझ मिली। बोलते समय स्काई ने शहर की ओर देखा और हवा में चक्कर लगाया, फिर वापस आकर सैम को रिपोर्ट दी। सैम ने उस दिशा में देखते हुए गहरी सांस ली। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आंखों की तकनीक के साथ अपनी आंखों में डाला। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वहां क्या हो रहा था। अपने मित्र जैक का परिचित चेहरा वह आसानी से नहीं भूल सकता। उन्हें यह देखकर राहत मिली कि वह ठीक है। वह इस समय अपने होवरबोर्ड पर घूम रहे हैं और उनके पीछे जानवरों पर सवार होकर कई लोग चल रहे हैं। शुद्ध गति के संदर्भ में जैक का बोर्ड चारों में से सबसे धीमा हो सकता है, और ये जानवर कोई आसान लक्ष्य नहीं है। वे वास्तव में गति बनाए रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, है ना? बेशक, हमें बाहर निकले हुए बहुत समय हो गया है, अब थोड़ा आराम करने का समय है। हवा की मौलिक ऊर्जा ने आसपास के वातावरण में तबाही मचा दी, जिससे आकाश में हलचल मच गई। जैक को उन लोगों से थोड़ी परेशानी हो रही थी जो उसका पीछा कर रहे थे। वह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया, और जब विशालकाय पक्षी उनके पास पहुंचा तो जैक ने केवल एक ही बात कही, उन्हें मत मारो, उन्हें भगाने में मेरी मदद करो, पहले उन जानवरों को डराओ। स्काई का पीछा करते हुए बाकी जानवर भी कुछ ही समय में उनके पास पहुंच गए। जैक का पीछा करने वाले लोग वास्तव में इतने शक्तिशाली नहीं हैं। अगर जैक चाहता तो वह उन्हें आसानी से मार सकता था। ये बात जानवर भी जानते हैं और उन्हें लगा कि उनके पीछे चलने वाले लोग भी यह बात जानते हैं, लेकिन वे अभी भी इतने अहंकारी हैं कि वे उसके खिलाफ जाकर उसका पीछा करते हैं, मानो वही नुकसान में है। सैम को समझ में नहीं आया कि जैक उसे क्यों बर्दाश्त कर रहा है। हालांकि पीछा करने वाले लोगों को ज्यादा चिंता नहीं थी, वे बस आगे बढ़ते रहे। जब जानवर अंदर आए और उनके जानवरों को डरा दिया, तभी पीछा करने वालों को समझ में आया कि उन्होंने जानवरों के गलत समूह को आकर्षित कर लिया है, इसलिए वे अपनी पूंछ मोड़कर भाग गए। जैक स्काई और अन्य जानवरों के पीछे पीछे सैम के पास आया, जो वहां खड़ा था। जैक होवरबोर्ड से उतरा और धीरे धीरे सैम के पास आया। ये सचमुच तुम ही हो, है ना? बहुत दिनों बाद, ये सचमुच तुम ही हो। सैम ने अपने दोस्त के चेहरे को देखा। वह थकावट और थकान से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बहुत बड़ा बोझ उठा रहा है जिसे वह उठाना या छोड़ना भी नहीं जानता। उसकी आंखों से लगभग पानी बह रहा था। उसने धीरे से अपना पूरा वजन झुकाकर सैम को गले लगाया। सैम ने भी उसे धीरे से गले लगाया। मैं यहाँ हूँ, हम ये कर सकते हैं, चाहे ये कुछ भी हो। सैम को क्रोध का उबाल महसूस हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके दोस्त की आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल रहे थे। कोई रास्ता नहीं था, वह शांत रह सकता था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे इस काम को करने से रोक सके। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में सोचा, देवता इसका मूल्य चुकाने जा रहे हैं। उसका दोस्त कभी नहीं रोया, कभी टूटा नहीं, यहाँ तक कि जब वह अपने पिता को मारने वाले लोगों की तलाश कर रहा था। जब वह उनके खिलाफ शक्तिहीन था तो उसने दुख का एक संकेत भी नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने पर काम किया। वह एक सख्त आदमी है। वह उन सभी मुसीबतों से बेपरवाह था जिनसे वह गुजरा था, लेकिन इस शहर में कुछ ऐसा है जिसने उसे घुटनों के बल पर लाद दिया है और उसे आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। उसे कुछ कमजोर लोगों से भागना पड़ता है जिन्हें वह अपनी नींद में मार सकता था। क्या हुआ जैक? सैम ने चिंतित स्वर में पूछा। हबी, ये हबी है, वह मुसीबत में है, हमें जाना होगा, जैक ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सैम ने भौहें सिकोड़ी। हबी उसका छात्र है, वह जो अद्वितीय मेरिडियन नेटवर्क और ब्लेड आत्मीयता वाला है। स्काई ने तुरंत उन दोनों को अपनी पीठ पर लाद लिया और वे जैक द्वारा बताई गई दिशा में चले गए। ये वास्तव में उसी दिशा में है जहां यानवू, बंदर और अन्य जानवर डस्क से लोगों के निशान खोजने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यह सटीक दिशा नहीं है, मार्ग में विचलन है। वे एक झरने के पास पहुंचे जिसके नीचे एक गुफा छिपी हुई है। उस गुफा के अंदर हबी एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके साथ डस्क संगठन के कई सदस्य हैं। वे सभी उपचार विभाग के सर्वश्रेष्ठ हैं। वे उसकी महत्वपूर्ण जांच कर रहे हैं, लगातार कुछ परीक्षण कर रहे हैं। वे युवक को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने सैम को देखा तो उन सभी को राहत महसूस हुई और उन्होंने उसे रास्ता दे दिया। सैम को उनके अभिवादन या अन्य बातों की परवाह नहीं थी। वह बस हबी को देखने के लिए बिस्तर के किनारे चला गया। हबी की त्वचा का रंग अजीब तरह से हरा और बैंगनी हो गया। जहर? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल किया। पूरा शरीर पूरी तरह से जहर से संक्रमित है। सभी आंतरिक अंग, रक्त, अस्थि, मज्जा, सब कुछ जहर से दूषित है। और जब उन्होंने निरीक्षण के साथ गहराई में जाकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ दूषित नहीं है। जहर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह शरीर का एक हिस्सा बन गया है। ये हबी के शरीर की कोशिकाओं को बदलने की कोशिश कर रहा है।
वर्तमान में उसका शरीर एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहर जो धीरे धीरे उसकी कोशिकाओं को मार रहा है और स्वस्थ कोशिकाओं के बीच जो नुकसान की भरपाई के लिए पुनरुत्पादित हो रही है, वह बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहा है। सैम ने हबी की आत्मा की जांच की। ज्यादातर मामलों में लोग अपनी इच्छा शक्ति के कमजोर होने के कारण अपनी आत्मा खो सकते हैं। शरीर का लगातार दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि जब उसने अपनी आत्मा की जांच की तो सैम को एक कठोर आश्चर्य हुआ। शरीर को नष्ट करने वाला जहर वास्तव में आत्मा को भी प्रभावित कर रहा है और उसकी आत्मा उससे लड़ रही है। वह आत्मा से बहुत सारी भावनाएं निकलती हुई महसूस कर सकता है और उनमें से कोई भी सकारात्मक नहीं है। दुख, अनंत उदासी, क्रोध और निराशा है। विश्वासघात का एहसास। वह उस जहर के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यह उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका स्वाभिमान, उसकी इच्छा शक्ति उसे इसके आगे झुकने नहीं दे रही है। सैम को नहीं पता था कि उस पर किस तरह का जहर असर कर रहा है, लेकिन यह जहर इतना गहरा है कि उसे बिना जाने उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे अपने दृष्टिकोण के साथ सावधान रहना होगा और वह बहुत ज्यादा कट्टरपंथी नहीं हो सकता। इस समय डायलिसिस भी उसे ठीक नहीं कर सकता। उसने तुरंत उपचार प्रक्रिया और सभी दवाइयों का इस्तेमाल किया और वर्तमान स्थिति को समझा। उसने ये भी समझा कि जहर इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है। फिर वह जैक के पास गया और पूछा, क्या हुआ? उसने सिर्फ यही पूछा था। उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि उसका दोस्त बिना जवाब दिए ही उन सभी सवालों के जवाब दे देगा। मुझे नहीं पता कि आपको इधर उधर देखने का मौका मिला या नहीं, लेकिन इस क्षेत्र पर किसी ऐसे व्यक्ति का शासन है जो अभी अभी दैवीय क्षेत्र से होकर आया है। और यह पूरा क्षेत्र वास्तव में दैवीय क्षेत्र के शासकों के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि कई पीढ़ियों के बाद आखिरकार उनमें से कुछ ने लगभग 1 साल पहले एक ही समय में इस क्षेत्र में प्रवेश किया। इसलिए वे दिव्य क्षेत्र पार्टी के लिए बिल्कुल नए हैं। और करीब 6 महीने पहले हमने अपने संगठन का विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश किया। मैं इस क्षेत्र का प्रभारी हूं और मैं ठीक ठाक काम कर रहा था। फिर इस जंगल के एक कोने में जब मैं खनिज अन्वेषण दल का नेतृत्व कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प गुफा मिली। गुफा में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई नक्काशी है जो तलवार चलाने में बहुत कुशल है, और तलवार के साथ साथ अन्य लोगों की नक्काशी भी है। तलवार की नक्काशी के विपरीत कृपाण की नक्काशी भी है। यह अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बच्चे को यहाँ इसलिए लाया था ताकि वह कुछ सीख सके। समस्या तब आई जब मैं इस जगह को लंबे समय तक छुपाने में विफल रहा। दरअसल मैंने तय किया कि इस जगह के बारे में स्थानीय लोगों को बताना बेहतर होगा ताकि हम अपना कारोबार सुचारू रूप से स्थापित कर सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब हबी और उसका साही हर दिन अविश्वसनीय गति से मजबूत होते जा रहे थे, तभी किसी की नजर उस पर पड़ी। शहर पर एक कबीले का शासन था और कबीले की एक युवा मालकिन की नजर उस पर पड़ी। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे एक दूसरे पर इतने मोहित हो गए। मेरे पास उस पर कठोर होने का दिल भी नहीं था। वह वाकई बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। 2 हफ्ते पहले उसने उसे एक अभियान में मदद करने के लिए जानवर दिया था, जबकि वह उसका इंतजार कर रहा था। 3 दिन बाद वह अकेले ही शहर गया और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उसे शहर के गार्ड ने एक बयान के साथ मुझे सौंप दिया। केवल वे ही उसे इस जहर से मुक्त करने के लिए आवश्यक मारक दवा प्राप्त कर सकते हैं, और वे मुझे कुछ भी अजीब कोशिश न करने की धमकी दे रहे हैं। मैंने बल प्रयोग करने की कोशिश की। मैंने उनके सारे व्यापार पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। उनके सारे सूचना नेटवर्क, वित्तीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन काट दिए गए। दूसरे क्षेत्रों का एक भी शहर उनके साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। मुझे जो तलवार वाली गुफा मिली थी, वहां से उनके सभी कबीले के सदस्यों को निकालना पड़ा। वे मूल रूप से छिपे हुए हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठा पाया, क्योंकि वह लड़की और जानवर अभी भी उनके हाथों में हो सकते हैं और वे इस ओर इशारा कर रहे हैं। इस बच्चे को पहले से ही इस तरह से जहर दिया गया है और वह मुश्किल से जिंदा रह पा रहा है। शाम के चिकित्सकों को उसे जिंदा रखने के लिए कई अजीब तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने ही यह सब उस पर लादा है। वह एक अच्छा लड़का है जो बेहतर बनने के लिए लगन से पढ़ाई कर रहा है। बेहतर बनने के लिए मुझे उसे इस बेवकूफी भरी झंझट में क्यों घसीटना पड़ा? मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। सैम ने जैक की तरफ देखते हुए आह भरी। उसका दोस्त बहुत ज्यादा बोझ उठा रहा है। उसकी जगह किसी और को इस तरह का बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन कहीं न कहीं चीजें गलत दिशा में चली गईं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ और मेरे पास पहले से ही कुछ उत्तर हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। अब मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा। आइए देखें कि यह कबीला वास्तव में क्या कर सकता है। सैम की परछाइयां सारी जानकारी लेकर वापस आ गईं और जानवर भी वापस आ गए, और वे छाया से कुछ ताज़ा जानकारी लेकर आए। यह उन लोगों के बारे में है जिन्होंने जैक का पीछा किया था। वे स्पष्ट रूप से कबीले के सदस्य हैं और उनमें से अधिकांश अपने एस्ट्रल प्लेन के उत्थान और समापन के प्रारंभिक और मध्य चरणों में हैं। जैक लगभग चरम पर है। ये लोग उसके लिए कोई चुनौती भी नहीं है। वे उसके साथ ऐसा करने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि वह खुद को रोके रखने के अलावा कोई और परिदृश्य नहीं सोच पा रहा था। अब सैम और जैक को जो नई जानकारी मिली है, उससे उन्हें शक्ति के स्तर और इन लोगों के अगले कदम के बारे में अच्छी समझ मिल गई है। वे वास्तव में जैक और हबी दोनों को पकड़ना चाहते हैं और फिर उनका अंतिम लक्ष्य हबी को पकड़ना है। ऐसा लगता है कि हबी को पकड़ना भी बहुत जरूरी है। जैक का पीछा करने वाले सभी लोगों को डांटा गया और दंडित किया जा रहा है। तो तुम अभी अभी उनके जाल से बच निकले हो। उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए क्या कहा था? उसने जैक से पूछा। उन्होंने कहा कि वे मारक के बदले में कुछ उत्पाद डिजाइन चाहते हैं। इसलिए मैंने डिजाइन विभाग से कुछ डिजाइन लिए और वहां गया। मैं पहले हबी को बचाने के लिए कुछ डिजाइन छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे मुझे पकड़ना चाहते थे। जाल थोड़ा जटिल है, लेकिन ये तलवार के 3 वार से अधिक नहीं चलता। मैं भाग निकला। मैं वास्तव में उन्हें मारने के कगार पर था। मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता था, लेकिन हबी का जानवर और लड़की दोनों उनके हाथों में है। सैम ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसने अपने विचारों को फिर से संगठित करने के बाद ही कुछ कहा।
जिस दिन हबी शहर में वापस गया, मुझे लगता है कि वहां कुछ हुआ था। जब मैंने उसकी आत्मा में झांका तो पाया कि वह वास्तव में अत्यधिक क्रोध में है और विश्वासघात से भड़का हुआ है। कौन इतना करीब है कि विश्वासघात के जरिए इतना गुस्सा भड़का सके? अगर यह डस्क संगठन का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ऐसी शक्ति है, मैं अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन आपने जो कहा उससे लगता है कि वह अनुमान बिल्कुल भी वास्तविक नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जानवर, उसके और साही के बीच का संबंध मजबूत होता जा रहा है। ये वास्तव में कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन 2 बार जब मैंने उसकी आत्मा की जांच की तो मुझे पहले से ही कुछ मामूली अंतर दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि वे उस अवस्था में भी संवाद कर रहे हैं, इसलिए वे बहुत दूर नहीं होंगे। बच्चा एस्ट्रल प्लेन दीक्षा के अंतिम चरण में है, लेकिन उसकी आत्मा वास्तव में उस स्तर के लिए जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। जहां तक जहर की बात है, मुझे लगता है कि इसकी प्रकृति उसके शरीर और आत्मा के भीतर की कोशिकाओं के साथ संघर्ष करने की है और फिर उसे धीरे धीरे मार देती है। लेकिन वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अद्वितीय शरीर के कारण बच गया। डस्क के सदस्यों ने संघर्ष को थोड़ा कम करके उसे जीवित रखने का रास्ता ढूंढ लिया। इससे जहर शरीर में समा गया, लेकिन यह अस्थायी है, देर सवेर इसका असर किसी न किसी तरह से होगा। मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम विषनाशक की समस्या को भूल जाओ, मैं जहर से निपटने का कोई उपाय निकाल लूंगा। तुम जांच को लेकर आक्रामक हो जाओ, ये पता लगाने की कोशिश करें कि साही और लड़की का क्या हुआ। उसके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। मुझे इस कबीले के काम करने के तरीके के बारे में बुनियादी समझ है, लेकिन मुझे और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। यदि हमें विस्तृत जानकारी मिल जाए तो इससे मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि हमारे पास उनके बारे में पहले से ही बहुत सारी जानकारी है। इसे देखें, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बताएं, मैं इसे प्राप्त कर लूंगा। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है जब कोई डस्क के साथ छेड़छाड़ करता है। जैक अपने होवरबोर्ड पर चला गया और उसने भंडार से एक बहुत ही विशेष वस्तु निकाली। मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूँ, आपको कोई समस्या तो नहीं है? जब वह उस क्षेत्र से जाने वाला था तो उसने मुड़कर सैम को वह वस्तु दिखाई और पूछा, आगे बढ़ो और जो चाहो करो, और उन्हें एक कड़ा संदेश देना मत भूलना। मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सैम को अब कबीले की चिंता नहीं रही। वह सीधे हबी के पास गया और स्थिति को संभाला। इस समय उसके लिए अपने छात्र को बचाने के अलावा कोई और महत्वपूर्ण बात नहीं थी और इसके लिए उसने एक तत्काल उपाय सोचा था। इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए चिकित्सकों ने यह बदलाव किया। अगर हबी का शरीर इस बदलाव से गुजरता है और जहर को अपने हिस्से के रूप में स्थायी रूप से स्वीकार कर लेता है तो न केवल यह उसे बचाएगा बल्कि लंबे समय में उसे लाभ भी पहुंचा सकता है। और इस समय सैम के लिए प्रक्रिया को पूरा करना उतना मुश्किल नहीं है। इस समय उसे बस एक ही काम करना है कि वह जहर की प्रकृति को पहचाने और यह पता लगाए कि वह इसे आत्मा और शरीर के माध्यम से कैसे सुरक्षित रूप से आत्मसात कर सकता है बिना खुद को प्रभावित किए। अपनी नई दिव्य ऊर्जा के साथ ऐसा करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जब उसने अपने अंदर दिव्य ऊर्जा डाली तो उसकी हर आध्यात्मिक मूल क्षमता, अवलोकन, संशोधन आदि हजारों गुना बढ़ गए। इसलिए वह इसका इस्तेमाल उन परीक्षण नमूनों पर करने जा रहा है जो चिकित्सकों ने हबी से एकत्र किए थे। जब तक वह उस पर रहा उसने जानकारी आने का इंतजार किया। कई घंटे बीत गए और सैम ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। शुरुआती भाग अंगों, रक्त और अस्थि मज्जा और बाकी सब कुछ जो जहर के साथ आत्मसात हो गया था को स्थिर करना है ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई संघर्ष न हो। और जब उसने मिया के विष से कुछ ऐसा बनाया जो आत्मसात करने में मदद कर सकता था और उसे हबी के शरीर में इंजेक्ट किया तो उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। जैसा कि जैक ने कहा कि कबीले को सत्ता में आए 1 साल से ज्यादा हो गया है। कम से कम वे अभी जो ताकत दिखा रहे हैं वह तो यही है। और इस कबीले के बारे में एक दिलचस्प बात है जो उसने नोटिस की। महिलाएं, कबीले की महिलाओं का इस्तेमाल ज्यादातर राजनीतिक विवाह आदि के लिए ही किया जाता है। उन्हें कोई शक्ति या अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने जो भी जानकारी एकत्र की है उसमें किसी भी महिला मुखिया, महिला कबीले की नेता का एक भी उल्लेख नहीं है जो वास्तव में किसी भी महत्वपूर्ण चीज में महिलाओं की भागीदारी के इतिहास में है। बेशक 2 महिलाओं को छोड़कर कबीले में एक महिला हुआ करती थी जो वास्तव में पूरे कबीले की वित्तीय स्थिति को मजबूत करती थी। वह कबीले की वित्तीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार है जो उन्हें उनकी वर्तमान आय का 60% से अधिक देती है। उस व्यवस्था को स्थापित करने के बाद वह कबीले को छोड़कर चली गई और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। और कई पीढ़ियों के बाद इस कबीले की सख्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक और महिला उभर कर सामने आई। वह व्यक्ति वही युवती थी जिसने हबी का दिल चुरा लिया था। उसके पास इच्छा शक्ति है, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ भी हासिल करने के लिए पर्याप्त ताकत या क्षमता नहीं थी। उसके पास अपने पूर्ववर्ती की तरह एक व्यापारिक साम्राज्य बनाने के लिए वित्तीय कौशल नहीं था। उसके पास कबीले में अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त खेती की प्रतिभा नहीं थी। वह कई चीजों में अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि वह उस स्तर पर पहुंच जाए जिससे बाकी सभी लोग ईर्ष्या करने लगे या कबीले के लोग अपने सख्त तौर तरीकों से बाहर आ जाएं। वह उस महिला से आधी भी अच्छी नहीं है जिसने व्यवसाय स्थापित किया। वह बस औसत है और जब वह उसकी तुलना डस्क संगठन के अन्य बच्चों से करता है तो वह औसत से बहुत कम है। उसने अपनी ताकत नहीं पहचानी, अपनी कमजोरियों की पहचान नहीं की और अपनी क्षमता को अधिकतम करने का उचित तरीका नहीं खोजा। वह बस बहाव के साथ चलती रहती है और लगातार शिकायत करती रहती है कि उसे कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। व्यक्तिगत रूप से सैम के मन में उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन उसने कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि हबी उसे पसंद करता था। उन्होंने बाकी जानकारी देखी और एक बात ने उनका ध्यान खींचा। ये कबीला स्वयं ज़्यूस की पूजा करता है, ओलंपस के बिजली के देवता, और यही कारण है कि ये लोग एक व्यक्ति को सफलता दिलाने में सफल रहे। इससे सैम को बहुत गुस्सा आया। यह इन देवताओं की चालों में से एक है। वे इस हद तक परेशान करने वाले हैं कि सैम को हर बार उनके बारे में सोचते ही उन्हें मार डालने का मन करता है। उसने सोचा कि चीजें सिर्फ उसके तक ही सीमित रहेंगी। अब उसके दोस्त और यहाँ तक कि उसके छात्र भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अब कोई रास्ता नहीं है वह इसे और बर्दाश्त कर सके।
लेकिन उससे पहले उसे अपने छात्र को बचाना होगा। इसके बाद वह इन संगठनों के माध्यम से देवताओं और उनके अनुचरों के लिए एक उल्लेखनीय संदेश छोड़ेंगे। उसने अपना पहनावा बदला और सर्जरी शुरू कर दी। मिया ने उसकी सहायक की भूमिका निभाई क्योंकि उसके पास जहर पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका था। वह एक उत्तम सहायक बनी। सर्जरी समाप्त होने के बाद उन्होंने जैक के आने का इंतजार किया, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगा। तो आपने उनके लिए कोई संदेश छोड़ा? हाँ, तुमने बच्चे को ठीक कर दिया। हाँ, वह कल सुबह तक जाग जाएगा और वह पूरी तरह से एक नया व्यक्ति होगा। अब हम सभी इस कबीले को एक बढ़िया उपहार देने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उस रात जैक और सैम ने साथ में शराब पी। वे कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। वे बस चुपचाप जंगल में रात की शांतिपूर्ण हवा का आनंद लेते हुए शराब पीते रहे। अगली सुबह हबी उठा और उसने सबसे पहले सैम को देखा। वह चौंक गया। ऐसा नहीं कि वह जीवित है, ऐसा नहीं कि वह जाग गया, बल्कि उसने सैम को देखा। जब तक सैम की उपस्थिति को समझाया जा सकता है, तब तक बाकी सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। जब उसे यह जानकारी मिली कि सैम यहाँ है, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वह बिस्तर से लुढ़ककर फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना माथा जमीन से छुआ और बोला, मैं माफी चाहता हूँ गुरुजी, मैं आपका छात्र बनने के योग्य नहीं हूँ। न केवल मेरे साथ विश्वासघात हुआ, बल्कि मैंने आपके छात्र के रूप में आपके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी ला दी, क्योंकि मैंने खुद को एक ऐसी महिला से धोखा खाने दिया जिसने प्रेम को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। वह बोलते हुए रो रहा था। सैम को अपने दिल में चुभन महसूस हुई। अपने छात्र को देखते हुए उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जानकारी पड़ते ही उसे संदेह होने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और हबी की आंखों में देखने लगा। उसने आंसू पोंछे और बोला, जो भी हुआ हम बाद में बात कर सकते हैं। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो तुम कर सकते हो जिससे तुम्हें मेरा छात्र होने पर शर्म आए। मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर की जांच करें और उससे परिचित हो। मैंने आपसे पूछे बिना ही कुछ बदलाव करने की आजादी ली है। अब से आपको ये पता चल जाएगा। क्षमताओं के मामले में आप बिल्कुल अलग व्यक्ति होंगे और मुझे विश्वास है कि आपका नया शरीर आपकी वर्तमान भावनाओं के अधिक अनुकूल होगा। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है। सैम ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे उठने को कहा। वह अपने छात्र को अकेला छोड़कर जैक से मिलने चला गया। उसने उसे धोखा दिया। वह लड़की जिसे वह पसंद करता था, साही अभी भी उनके साथ होगी। उसने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता। चलो आशा करते हैं कि वह सामने आकर हमें सब कुछ समझाएगा। हालांकि यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। तथ्य यह है कि आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे ताकि उस पर कोई असर न पड़े। इस बीच वह व्यक्ति हो सकती है जिसने ये सब उसके सामने लाया। ये बहुत ही विडंबना है। वे बाहर बैठकर हबी का इंतजार करने लगे और उसे आने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वह बाहर आता है तो जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसका चेहरा शर्म और शर्मिंदगी से भरा हुआ है। वह खुद से निराश है, लेकिन फिर एक और तरह की भावना उसके आभामंडल में उत्सर्जित होती है। उसे गुस्सा आ रहा है। उसके शरीर से हत्या की भावना का पहाड़ निकल रहा है। वह किसी को मारना चाहता है। वह उन्हें बहुत बुरी तरह मारना चाहता है। वह क्रूर हत्या की मंशा कुछ ऐसी है जो वे तब रखते थे जब वे हबी की उम्र के थे, लेकिन उस समय वे चारों ओर दुश्मनों से जूझ रहे थे। सैम के छात्रों के पास वह सब कुछ है जो उनके पास था, और उससे भी अधिक, सिवाय हत्या के इरादे के। लेकिन एक महिला के विश्वासघात ने इसमें बहुत कुछ बदल दिया। सैम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तो तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? वह महिला, रानी, वह अपने कुल में एक महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहती थी। उसकी राय में उसके पिता एक पक्षपाती व्यक्ति हैं जो केवल अपने बेटे की परवाह करते हैं, और उसकी माँ भी इससे अलग नहीं है। उसका मानना था कि वह सफल नहीं हो पा रही है, इसका एकमात्र कारण उसके माता पिता हैं। पहले तो मैंने भी यही सोचा। मैंने उसकी झूठी बातों पर यकीन कर लिया। हम करीब आ गए और वह साही के भी करीब आ गई। मैं तो अंधा हो गया था। एक दिन उसने कहा कि उसे एक अभियान पर जाना है। उसे डर है कि उसके भाई उसे मार डालेंगे, इसलिए मैंने उसे साही दे दी क्योंकि मैं उसके साथ नहीं जा सकता था, और वह साही के साथ कभी वापस नहीं आई। पहले तो मुझे लगा कि यह कनेक्शन है, लेकिन मैं लोकेशन नहीं समझ पाया। लेकिन जल्द ही मैं लोकेशन का पता लगाने में कामयाब हो गया। ये शहर में है। जब मैं वहां गया तो देखा कि साही को पकड़कर रखा गया है। उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। वे हमारे आत्मा के संबंध को उल्टने और साही को बंधन तोड़ने के लिए कुछ अजीब संरचना का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि वह इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उसे उसके कमरे में रखा गया था। मुझे लगा कि उसे साही को सौंपने के लिए मजबूर किया गया है। मैं इतना मूर्ख था कि उसे बचाने के लिए चला गया। मैं लगभग सफल हो गया था क्योंकि मैंने एकदम सही समय चुना था। बड़े लोग तुरंत जवाब देने में असमर्थ थे और युवा ही एकमात्र चुनौती थे जो शुरू में ज्यादा नहीं थी। मैं आसानी से उसके पास पहुंच गया और उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे ऐसा इंजेक्शन देगी जिससे मैं बेहोश हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे जानवर के साथ अपने बंधन को खत्म करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उन्हें समझ में आ गया होगा कि हमारा बंधन खास है और मेरी मौत से यह और भी खराब हो जाएगा। इसलिए वे किसी तरह यह अजीब जहर लेकर आए जो इस समस्या से निपटने में मदद करेगा। मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है और मुझे सटीक विवरण भी नहीं पता, लेकिन इससे साही को नुकसान पहुंचाए बिना हमारा रिश्ता टूट जाएगा। इससे वे बिना किसी परेशानी के साही पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। यही उनकी योजना है। लेकिन हम किसी तरह इन सबसे बच निकले और मैं यहाँ आपके सामने इस तरह खड़ा हूँ, एक पूर्ण विफलता की तरह। मुझे सचमुच बहुत खेद है अध्यापक। सैम मुस्कुराया और हबी के बाल सहलाए। क्या इसलिए तुम इतने क्रोधित हो क्योंकि तुम्हें उस महिला ने धोखा दिया है जिसे तुम इतना पसंद करते थे? सिर्फ उस टीचर पर ही नहीं, मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने एक लड़की के हाथों धोखा खा लिया। मैं आपकी छात्रा हूँ, मेरे साथ ऐसा विश्वासघात नहीं होना चाहिए था। कोई मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकता है? यह आपके नाम का अपमान है और यह अपमान मैंने खुद किया है।
दूसरे पक्ष को ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। सैम बस मुस्कुराता रहा और जवाब देता रहा। ऐसे व्यक्ति से प्यार में पड़ना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। कभी कभी यह अपरिहार्य है कि आप गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लें, खास तौर पर आपकी उम्र में, जब आप अपने जीवन को साझा करने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे होते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है जिसमें वे सभी गुण होते हैं जो आपको एक जीवन साथी में चाहिए। ऐसे में आपका अपनी सावधानी खोना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप गुस्सा करना चाहते हैं तो गुस्सा करें कि आप इसे आते हुए नहीं देख पाए। गुस्सा करें कि आपका साथी जो जीवन और मृत्यु में आपके साथ रहता है, आपका जानवर इस वजह से आपसे छीन लिया गया। गुस्सा करें कि आपका साथी इस वजह से पीड़ित है। गुस्सा करें कि आपका दिल टूट गया है। ये सोचकर नाराज मत होइए कि आपने मुझे किसी तरह से निराश कर दिया। इसके अलावा उस क्रोध को सही दिशा में मोड़ें। इन कबीले के लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारे पास एक वरदान छिपा है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम अपने इस नए शरीर के साथ क्या कर सकते हो? हबी ने सिर हिलाया और पास के पेड़ के पास चला गया। उसने दूर से ही पेड़ पर मुक्का मारा। एक आध्यात्मिक ऊर्जा ब्लेड संघनित हुई और एक कोड़े की तरह पेड़ पर हमला किया। उसके तने पर एक छोटा सा घाव हो गया। उस घाव से पेड़ सड़ने लगा। ये तेजी से सूख रहा है। हबी ने पलटकर पत्थर पर लात मारी। इस बार भी लात पत्थर पर नहीं लगी, बल्कि एक ब्लेड ने पत्थर पर वार किया, और वह भी बस एक मामूली घाव। लेकिन उस छोटे से घाव से पत्थर पिघलने लगा। जैक ने यह देखा और हैरान रह गया। क्या तुमने सचमुच उसमें जहर मिला दिया? यह न केवल उसका एक हिस्सा है, बल्कि इसने उसके शरीर की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी दूसरों के लिए जहरीली है। ये बहुत अधिक है। खैर, बात यही खत्म नहीं होती। सैम हबी के पास गया और जल्लाद की तलवार निकाली। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़कर युवक की ओर बढ़ाया। ये लो। हबी ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह आपकी तलवार है गुरुजी। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। बेशक, इसीलिए मैं तुम्हें ये साबित करने का मौका दे रहा हूँ कि तुम इसके लायक हो। सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि इस तरह से धोखा दिया जाना स्वाभाविक है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मेरे छात्र के साथ आकर खिलवाड़ कर सकता है। चूंकि हमारे पास पूरी कहानी है, इसलिए हमें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमें तुम्हारा जानवर वापस लाना है। इसलिए मैं तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दे रहा हूँ। जैक और मैं एस्ट्रल प्लेन प्री ट्रांसेंडेंस स्टेज के मध्य चरण से नीचे के किसी भी साधक को नहीं छुएंगे। उन सभी को साफ करना तुम्हारा काम है, और मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी उसी श्रेणी में आती है। अपने अत्यधिक क्रोध का सदुपयोग करो और काम पूरा करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तलवार तुम्हारी है।